जी जी बिल्कुल आ जी रही है, बिल्कुल। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी जी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बस आज ये जनरल सी डिस्कशन एक करते हैं, थोड़ी सी हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि जो है आज कल अभी पिछले 2 दिनों में मार्केट ने आप एक अच्छा खासा डिप लिया है, और उसके ऊपर हम लोग सभी लोग पैनिक कर गए थे। और मैं रमज़ानों में असल में काफ़ी बिजी रहा हूँ, और रमज़ानों में मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स बहुत ही ऑड टाइमिंग्स थे। तो कभी मैं बस घर पहुंचते ही 6 बजे घर पहुंच रहा होता था तो रोज़ा अफ्तार करता था, कभी जो है रोज़ा अफ्तार करके 6:30 बजे घर से निकल जाता था 7 बजे शिफ्ट के लिए। तो इस वजह से मेरी टाइमिंग्स ये थी, और सुबह के वक्त में हमारी टाइमिंग 6:30 बजे हम पहुंचते थे और 12 बजे घर पे होते थे। तो टाइम ऐसा मिल नहीं पा रहा था कि जो है ना मैं ट्रेड करता। तो मैंने मोस्ट ऑफ द कैश जो है ना अपना निकाल लिया था, क्योंकि मैं हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ यहाँ पे। आई थिंक आई शुड बी इन उर्दू, हाँ, या इंग्लिश में भी लोग, जो आई डोंट नो मिक्स व्हाट। मिक्स लैंग्वेज यूज कर ले, ज्यादातर अपने मिक्स ही हैं सारे। चलें ठीक है। तो बस यही चीज हो रही थी कि मसरूफ थे, और मसरूफियत के अंदर भी कैश के ऊपर होना मेरा हमेशा से यहाँ पे इसलिए रूल रहता है, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वी डोंट नो कि हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जॉब सिक्योर है, लेकिन फिर भी मेरा हमेशा से दिमाग ये होता है कि नहीं यार, यहाँ पे आप इतना पैसा ना रखो जो है ना मार्केट के अंदर। किसी वक्त कोई भी बैड न्यूज आ सकती है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्या यू हैव टू गो। और वैसे भी आजकल जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जितनी चीजें चेंज होती जा रही हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी जो है सेफ एंड में रहे तो अच्छा अच्छा रहता है। तो कुछ जो डिस्कशन में हमारे पास हैं चीजें, वैसे तो ये पूरा मेरा एक लेक्चर है, लेकिन मैं अभी फिलहाल सिर्फ शॉर्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मनी मैनेजमेंट मेरी फील्ड है, मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी हाँ पूरी क्लास है, लेकिन वो बहुत लंबा टॉपिक है, इस वजह से आज नहीं करूंगा। और रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, यानी एक, क्योंकि हम लोग जो है ना हर बंदा ही ट्रेडर बना हुआ है ना। मैं अक्सर बेशतर अपने ग्रुप में मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है ना। ट्रेडिंग जो है एक पूरा प्रोसेस है जिसको आप समझ के करो, कि यार मैं, मेरा रिस्क क्या है, मेरा बेनिफिट क्या है। जो गैम्बलर होता है ना वो कभी ये चीजें सोचता नहीं है। गैम्बलर क्या होता है कि सिर्फ एक विनिंग ट्रेड के लिए 10 मरतबा लूज कर रहा होता है ना, कि कोई मसला नहीं, हार गए यार कोई मसला नहीं, और लगाओ पैसा, चलो ये हार गए। वो एक मरतबा का जो एड्रेनलिन उसको थ्रस्ट मिलता है ना जब वो जीतता है, वो इनफ होता है उसकी पूरी जायदाद बिकवाने के लिए ना। ही कैन ruin himself just by using all his money. So trading psychology refers to all human impulses that have an impact on the market ना। कभी अच्छा मूड है, दूसरी बात, जिस तरह अभी की मार्केट में आप ये देखें कि एक इस वक्त सऊदीया की मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, यानी सऊदीया की मार्केट के अंदर कोई लॉन्ग टर्म हमें ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन सऊदीया के अंदर जितने ट्रेडर्स हैं ना, क्योंकि ये मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी दुनिया से, जैसे आप अमेरिकन मार्केट की बात करें, नैस्डैक की, S&P की, आप बात करें पाकिस्तानी मार्केट की, आप बात करें इंडियन मार्केट की, वहां पे बाकायदा प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इन सब के, और उसके अलावा ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो कि मार्केट को मूव करने के लिए काफी हैं। क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आपको पता है कि जो मनी डिफरेंस है वो ये है कि इंडिविजुअल्स ही आ रहे हैं ना कि वो मार्केट को मूव करवा सकते हैं, लेकिन जो है क्योंकि वो इंडिविजुअल्स में कभी कभार फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि अच्छी मूव दिलवाते हैं। लेकिन यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उन लिमिटेड लोग में कुछ बहुत बिग गन्स हैं जो कि मार्केट को मूव करने में, सिर्फ उन्होंने अपनी एक कंपनी में वो शेयर बेचना शुरू करते हैं, वो कंपनी कोलैप्स कर जाती है। अच्छा, उस वक्त आपने क्या डिसीजन लेने हैं? हम लोग जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि हम लोगों को होना ही चाहिए, और हम लोग डरपोक ट्रेडर्स हैं, और हमें डरपोक ट्रेडर्स ही होना चाहिए। जहां पे इस सऊदी मार्केट के अंदर जहां पे हमें लगे कि यार मार्केट जो है ना वो क्रैश करने लगी है, एग्जिट ऑल, कोई मसला नहीं, आप अपना लॉस उसको, क्योंकि मोस्टली ऐसे मेरा जो है S&B का अकाउंट है, S&B कैपिटल का, तो उसमें आपके बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप प्रिंट निकाल लें। मैंने प्रिंट निकाला अपना, पहले दिन मार्केट के अंदर मुझे 7,000 रियाल का लॉस हुआ जिस दिन ये मार्केट गिरी है।
ठीक है, उस दिन मैंने एक प्रिंट निकाला और अपना साइड में कर लिया कि यार चलो ये बुक हो गया, लॉस हो गया, कैश आपका हाथ में आ गया। उसके बाद मैंने सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें रिकवर कर ली। अच्छा, मेरा उसूल ये होता है कि गो विद एवरीथिंग और नॉलेज बेस। मैं कभी भी जो है ना ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि यार ट्रेड हो। और ये आज की साइकोलॉजी में जो बात कर रहे हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर ये कि हमारे यहाँ पे एवरीबडी वांट्स टू ट्रेड एवरी डे। हमें हर रोज नहीं ट्रेड करना, हमें समझना है, अपने चार्ट्स को एनालाइज करना है, जब हमें सिग्नल्स मिलेंगे उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करेंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू इट इज एन इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन दैट नीड्स टू बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड बाय एनीवन हु एम्स टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म सक्सेस इन द फाइनेंशियल मार्केट। सेल्फ मास्टरी, इमोशनल कंट्रोल आर की अचीविंग कंसिस्टेंसी व्हेन ट्रेडिंग ना। ये तमाम आपके जो है ना इमोशनल कंट्रोल आपको बहुत, क्योंकि जब आपने पैनिक करना है, अगर आप चीज जानते हो कि यार ठीक है मार्केट, क्योंकि देखें कोविड आया, मार्केट ने बहुत बुरा डिप लिया। इससे पहले जब गल्फ वार हुई थी तब भी मार्केट ने डिप ली थी। उससे पहले और भी ब्लंड चीजें आई हैं, मार्केट डिप लेती है, लेकिन क्या उससे रिकवर करती है? बिल्कुल रिकवर किया। कोविड का जो लॉस था वो रिकवर किया। अभी ये जो इस वक्त इफेक्ट आया है ओवरऑल दुनिया के अंदर मार्केट के ऊपर, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अमेरिकन टैरिफ्स हैं जो कि अभी लगाए गए हैं। अच्छा, उसके ऊपर डिटेल मलिक साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। दो, बिकॉज मैं जो है मैं सिर्फ टेक्निकल बेस पे बात करता हूँ। मेरी बाकी फंडामेंटली और इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी बहुत नज़र और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है, लेकिन इतना मैं फिर भी अभी फंडामेंटल्स को नहीं समझता। मैं टेक्निकल बेस पे बात करता हूँ। मेरे लिहाज से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी। अब मार्केट ने एक गैप बना लिया है, अब मार्केट ने उस गैप को पूरा करना है। आज नहीं तो कल वो उस मार्केट गैप को पूरा करने ऊपर जाएगी। जब वो मार्केट अपने गैप को पूरा करने ऊपर जाएगी, टेक्निकली ये कहता है कि जहां पे गैप बना है वहां तक वो जाएगी और वहां से फिर उसको रिबाउंड कर जाना है नीचे की तरफ, अनटिल अनलेस कि उसके पास उस दौरान के अंदर इतनी अच्छी न्यूज हो, इतना अच्छा मोमेंटम हो, इतने आगे प्लान्स हो कि एक बुलिश रन के साथ वो उस गैप को फिल करता हुआ, ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल जाए। मेरा टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है, ठीक है। उसके अदरवाइज ये अपना गैप पूरा करने ऊपर जाएगी और वहां से वापस इसने डिप कर जाना है। जून जुलाई के अंदर मार्केट ने दोबारा इसी तरह नीचे आना है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? वो आज से डॉक्टर साहब, जी सॉरी कलामी माँ, ये आप अभी तक हमें जो है ना एक फर्स्ट स्लाइड ही नजर आ रही है। फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है अभी आपने चेंज तो नहीं किया? नहीं अभी सही। तो खुरम भाई उसको ना आप जरा प्लीज डाटा शो पे कर लीजिए ताकि वो जरा थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। डेटा शो पे मतलब आप F5 दबा दें, राइट वो present होना राइट शुरू हो जाएगा। बॉटम पे जाएं, राइट जी। साइड बॉटम पे जाके वो जो स्क्रीन है वो दबा दें तो ये बड़ा हो जाएगा। स्क्रीन सी बनी हुई है ना, राइट बॉटम पे देखें, राइट कॉर्नर लोअर, राइट लोअर कॉर्नर, राइट लोअर कॉर्नर दिस वन, नहीं ये राइट पे नहीं स्क्रीन सी बनी हुई, इस स्क्रीन को अभी दबा दें। चेंज हुई स्क्रीन? अभी चेंज हुई है स्क्रीन? नहीं, अभी चेंज नहीं हुई सर। अभी वही जो मेन पावर पॉइंट का आता है ना, हाँ अब चेंज हुई है। नहीं What is मतलब नेक्स्ट trading psychology? नेक्स्ट स्लाइड आ गई। वो बेसिकली प्रेजेंटेशन मोड में कह रहे हैं कि आप प्रेजेंटेशन अच्छा, मोड में मैं आ जाए अभी। प्रेजेंटेशन मोड में देखें आया हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना राइट साइड पे क्लिक, मेरा माउस जी जी कर्सर दिख रहा है जी आपको? जी, माउस दिख रहा है बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें देखें राइट साइड पे ये प्रेजेंटेशन मोड है, स्लाइड शो। जी जी, इसके ऊपर आने के बाद मेरे पास दिस इज द मैक्सिमम साइज विच आई कैन गो। नहीं मगर स्लाइड आपकी प्रेजेंट नहीं हो रही सर। वो जो जिस तरह से होता है पावर पॉइंट में कंपोज जब अच्छा, करते हैं ना, लेफ्ट के ऊपर आपकी सारी स्लाइड्स नजर आ रही हैं और एक मेन पेन है। होता है क्योंकि मेरे पास भी जो है मेरे वो पास तो F5 यही वाला आपने बोला था ना, वो सर करा इसको दें ऐसा 100% कर देना सर, 75% पे इसको 100% कर दे, फिर देखें और प्ले मोड में ले आए इसको। F5 प्रेस करेंगे तो फुल मोड में आ जाएगा। F5 अच्छा, हो सकता है आप इंटायर स्क्रीन अगर शेयर करें ना तो फिर सही है, क्योंकि Entire उसमें हो चलें एंटायर स्क्रीन मैंने कर दिया है। इसके अभी अंदर हमें गूगल का आ रहा है, गूगल मीट का। अच्छा, फिर अब आपको ये दिख रही है स्लाइड? जी जी दिख बिल्कुल रही है। स्लाइड है। अब बड़ी हो गई? अब बेहतरीन अब बेहतरीन exact होगी।
कोई perfect. नहीं है। ठीक है, थैंक यू। Perfect. Thank you. खैर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इट इज अ परसेप्शन चेंज दैट यू गो थ्रू वंस यू आर एक्टिवली इन मार्केट ट्रेडिंग ना। आप मार्केट जब ट्रेड कर रहे होते हो तो उसके अंदर हम लोग जो कभी कभार कैश आप इन्वॉल्व कर दें तो वो तीन, ये एक अलग बहस चली जाएगी कि जो है ना डे ट्रेडिंग अलाउ है या नहीं है। मेरा अपना जाती एक कॉन्सेप्ट है, आई दोज हु कैन डिसएग्री विद मी दे कैन, बट मेरा अपना ये ऑप्शन सोच है कि इस वक्त हम एक जो है ना डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एवरीथिंग इज डिजिटल। इंशाल्लाह तो थोड़े दिन में ये चीजें भी आ जाएंगी कि यार जब आपने ट्रेड ले ली आपके अकाउंट में वो शो होना शुरू हो गई। स्टिल बुक्स के अंदर वो जो है जो भी लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा कि इस ट्रेड ये स्टॉक इतनी देर तक इस बंदे के अकाउंट में रहा, क्योंकि दिस इज ऑल कंप्यूटराइज। कोई जो है जाके रजिस्टर के अंदर नहीं एंट्री कर रहा, दिस इज ऑल कंप्यूटराइज कि वो रजिस्टर में इसी तरह एंट्री होगी कि इतने से इतने आवर तक ये चीज की पोजीशन इसके पास थी, उसके बाद इस पोजीशन को इसने ले लिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑटोमेटिक एंड कंप्यूटराइज। कोई अब वो वाला हिसाब नहीं है कि आप जाएंगे शेयर खरीदेंगे, 2 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरे दिन आप उसके मालिक होंगे, चौथे दिन आप उसको बेचेंगे। So day trades I do it. अच्छा, खैर ग्रीड के ऊपर हम बात कर रहे थे। Only way to make consistent money is in the market is by having patience. हम लोग अक्सर और बेशतर होता ये है कि हमें अपने लेवल्स का पता नहीं होता, मार्केट ने एक लेवल ब्रेक किया होता है। अच्छा, वो प्रीवियसली कहा जाता है कि जो है ना यार ये स्टॉक बहुत हाई है अभी इसको नहीं लेना। अच्छा, कुछ स्टॉक वाकई ऐसे होते हैं जो अपने लेवल्स पे आ चुके हैं और बहुत हाई हैं, आपने उसमें नहीं घुसना। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपना लेवल एक प्ले कर रहे हैं बहुत अरसे से। स्टॉक मार्केट में यही कहा जाता है कि लोअर कैन गेट मोर लो एंड हायर कैन गो मोर हायर। ऐसा आप या तो सेल लो यानी बाय लो सेल हाई, अदरवाइज बाय हाई सेल हायर। ठीक है, ये हमारे पास यही 2 ऑप्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे इस मार्केट के अंदर शॉर्ट नहीं करते और शॉर्ट मैं खुद भी नहीं करता ना, तो इसलिए जो है ना एक ये आपको अपने ऊपर इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। अब हम किसी ट्रेड में घुस जाते हैं, उसके बाद जब वो ट्रेड हमें प्रॉफिट देना शुरू करती है ना, तो हम लालची होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार ये ट्रेड मुझे मजीद प्रॉफिट दे सकती है, मजीद प्रॉफिट दे सकती है। और आप लोगों ने देख लिया कि मार्केट हम लोग कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10,000 से 12,000 जाएगी, फिर 13,000 जाएगी, एंड इट टुक 3 to 4 months के मार्केट स्लोली कभी 200 पॉइंट, कभी 250 पॉइंट, कभी 200, 250, 300 पॉइंट इस तरह करके गई। लेकिन जब मार्केट गिरती है ना तो वो ऐसे ही गिरती है जिस तरह ये मार्केट यहाँ पे गिरी है। 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 800 पॉइंट मार्केट गिर के एकदम अपना टॉप रॉक बॉटम पे आ गई ना, तो ये एक चीज। अच्छा, जब हम नॉलेज नहीं होती ना कि यार ट्रेड में हमें किस लेवल पे घुसना है, क्या करना है, और आपने उस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें टेक्निकल एनालिसिस में है वो प्रैक्टिस है। लोग कहते हैं कि 1000 चार्ट आपने देख लिए, 1000 चार्ट आपने उसमें अपने जो आपने उसके ऊपर डिसीजन लिए थे या आपने अपना एक प्लान बनाया था वो प्ले हो जाए तो आप जो है बिगिनर्स में आते हैं 1000 चार्ट देखने के बाद। हमारे यहाँ 2 चार्ट देखते हैं लोग, 2 अच्छी ट्रेड होती हैं, उसके बाद नहीं जी वी आर द बॉस ना। तो आपको कंसिस्टेंटली करना है मनी मैनेजमेंट के साथ कि यार मैं इस ट्रेड में घुसूंगा, मेरा ये रिस्क है, मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, और उसके बाद आपने उसमें से निकल जाना है। अच्छा, ट्रेड में ना घुसना भी एक प्रॉब्लम रहता है कि हम हमेशा इसमें फियर में रहते हैं यार शुड वी टेक अ ट्रेड और नॉट। अच्छा, यूफोरिया की हमने बात कर ली कि एक ट्रेड अच्छी चली गई तो यू आर बॉस, ठीक है, तो कि मैं अब सारे पैसे इसमें भी डालूंगा, ये भी करूंगा, वो करूंगा। आपने मनी मैनेजमेंट के साथ अपना रिस्क को एवेल्युएट करते हुए आपने एंट्री करनी है। अच्छा, एक चीज जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारा होप ना। ये होप क्या है? होप ये होता है कि जब मार्केट गिरना शुरू होती है ना तो हमारे एक्शंस नहीं लिए जा रहे होते। यार मार्केट गिर रही है, आपका लेवल ब्रेक हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि मुझे लॉस होना शुरू हो गया, आपको एग्जिट करना है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट यहीं पे है। हमसे पहले वाली जनरेशन भी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी ट्रेड कर रहे थे, हमारे बाद भी जनरेशन आएगी और हम नहीं होंगे इस दुनिया में, वो भी ट्रेड कर रही होगी।
मार्केट यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो एक होप जो रहता है ना हमारा कि नहीं यार ये आज गिरा है, कल शायद ऊपर आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, ऊपर आएगा, लेकिन आप इस होप में नहीं बैठेंगे। आपको अपने एक्शंस उस वक्त डिसाइड करने कि यार ये इसको नीचे ये गिरने में इतना टाइम नहीं लगा, ये बिल्कुल ग्राउंड पे आ गया है, इसको उठने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, एक अच्छी आपको जो है नॉलेज है, तो आपका इमीडिएट एक्शन ये होना चाहिए कि, और ये एक्शन मैंने लिए हैं अपनी कुछ ट्रेड्स के ऊपर अभी 2-4 दिनों के अंदर ही, सेल इट, खलास, हम पैनिक सेलर हैं भाई, हम जो है वो मार्केट लॉस कर रही है, हम आउट हो रहे हैं मार्केट से, हम मार्केट से आउट हुए। जब वो रॉक बॉटम पे था वहां पे आपने जब किया, तो जो अगर हमारा कोई स्टॉक जिसमें हमें पहले 1000 का नुकसान हो रहा था ना, वो हमें 2, 2.5, 3, 4 हजार रियाल दे के चला गया कि ठीक है, क्योंकि हम उसमें से वक्त में निकल गए थे, और वक्त में निकलने के बाद हमने अपने लॉसेस को कवर कर लिया। क्योंकि आप उसमें बैठे रहेंगे, नहीं यार ये कल उठेगा, उठेगा ना, जब उठेगा तो नीचे से आप उसके अंदर एंटर करें ना। आप उसके अंदर बैठ के उसको पहले नीचे ले जा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं यार ये आज देखो कैप कर गया, लेकिन मेरी बाइंग प्राइस फिर भी इससे हाई है। सो दिस इज देन यू विल ओनली रिग्रेट ना कि अ मिस ट्रेड दैट वुड हैव बीन अ नाइस विनर, एग्जिटिंग ट्रेड जस्ट बिफोर इट सर्च इज योर इन योर डायरेक्शन, तो ये आप रिग्रेट करते हैं। यही आपका रिग्रेट उसमें भी होता है, जो कि अगर आपने कोई ट्रेड ली, उसको बेच दिया, और उसके बाद क्योंकि वो लेवल पे नहीं गया था। अच्छा, आज ही की एक ट्रेड के ऊपर बात करते हैं, एसपीएम के अंदर मैंने कहा कि 56.4 का लेवल, 56.3 का लेवल एक अच्छा लेवल है जो कि बन रहा है, ठीक है। उधर से एंट्री करें, 57.4, 57.8 तक इसका टारगेट था। 58 पे मुझसे किसी ने पूछा कि यार ये जाएगा, मैंने कहा 58 अपना सेल प्राइस लगा के सो जाओ, और मार्केट के क्लोज के ऊपर उसने 58.4 के ऊपर क्लोजिंग दे डाली। ये मेरी लक थी, इसमें कोई ऐसा नहीं, मेरा टारगेट 57.4 था, लेकिन क्योंकि मैं एसपीएम को फॉलो कर रहा होता हूँ, मेरे काफी ट्रेड्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एसपीएम ने मुझे काफी प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मेरी कुछ प्राइस रेंजेस मैंने रखी हुई है जिसके अंदर मैं प्ले कर रहा हूँ, तो उससे मुझे अच्छा वो होता है। अच्छा, जब आप जो 2 दिन अभी पिछले गुजरे, उसके अंदर कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा सऊदी मार्केट के अंदर कि जो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा होगा, या जो गुस्से में नहीं होगा, या जो परेशान नहीं होगा ना। तो जैसे जब इस किस्म के मूड हों और जब इस किस्म की चीज हो ना, तो हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ आते हैं कि नहीं यार हमें कवर करना है, हमें किसी तरह भी अपना लॉस मुकम्मल करना है, हमें ये करना है। तो हम उस वक्त जो है इस सिचुएशन में जो भी ट्रेड लेगा ना, दैट्स नॉट he'll never be successful for me। अच्छा, ट्रेडर्स के अंदर ये एक जो सबसे बड़ा इमोशन, ये फियर एक होता है, और दूसरा ईगो होता है ना कि यार मुझे ये स्टॉक मुझे नुकसान पहुंचाएगा कैसे, यार मैं तो इसको अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। दूसरा डर होता है, इनसफिशिएंट नॉलेज होती है मार्केट में, जो है ट्रेडिंग की साइकिल होता नहीं, अपने ऊपर पेशेंस होता नहीं, अपने जो है ना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, और ब्लेम हम करेंगे, नहीं यार मार्केट जो है ना वो सबको नुकसान ही देती है। ये मार्केट मोस्टली 90% मैं यही कहूंगा कि एक्सेप्टेबल, मार्केट हर एक को प्रॉफिट नहीं देती। 90% लोग मार्केट में पैसा डुबोते हैं, लेकिन जो 10% लोग पैसा कमाते हैं ना, वो होते हैं जो बहुत पेशेंट अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कि नहीं जी एक ही ट्रेड लेनी है। हमारे एक यूजुअल टर्म है, ये सिर्फ हमारे ग्रुप के अंदर नहीं, पाकिस्तानी ग्रुप, इंडियन ग्रुप, सब में है कि ट्रक बढ़ लो। ट्रक नहीं बढ़ना, हमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क के हिसाब से एक ट्रेड में घुसना है और निकलना है, ठीक है। अगेन वही वाली बात के नॉलेज के बगैर जो ट्रेड होती है वो गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग जो है वो हलाल नहीं है, और अगर गैम्बलिंग के हिसाब से वही है कि आप अगर खेलने भी जाते हैं ना जुआ, डेफिनेटली जो है ना बिगनर्स लक आपको मिलती है, ठीक है, और आप उसमें करते हैं, लेकिन वो एक दिन आता है जिस दिन आप अपना सब कुछ गवा के आ जाते हैं ना। तो मनी मैनेजमेंट रूल्स विच डू नॉट फिट योर ट्रेडिंग स्टाइल, आप उसको नहीं करें कि नहीं यार फला ने जो है ना अपना तमाम पैसा लगाया एक स्टॉक के अंदर और उसने कमा के वो निकल गया, तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, आपको नहीं सूट कर रहा, आप नहीं लगाए यार, आपने जो है ना एक लिमिट में रहना है अपने, कि भाई ठीक है मैं एक ट्रेड को इतना लूंगा। उसके लिए मनी मैनेजमेंट के लिए बड़े ऑप्शंस हैं कि आप ट्रेड अपना कैसे कैलकुलेट करें, कितने स्टॉक्स आपने खरीदने हैं, क्या आपका उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये तमाम चीजें आपने उस लिहाज से मैनेज करनी है, ठीक है।
फिर अच्छा होता क्या है कि हम एक ट्रेड में लॉस हुआ, हमने निकल गए, अच्छा अब हमें वो पैसा भी उसी दिन रिकवर करना होता है। मार्केट ओवरऑल अगर डाउन है या तमाम स्टॉक डाउन हो रहे हैं तो आपको बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको उम्मीद होती है कि यार ये ऊपर चले जाएगा। जिस तरह अभी एक एग्जांपल अबू मुआती की 4191 स्टॉक है, जो पूरी मार्केट डाउन थी तो वो ऊपर था, और आज मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो वो डाउन हो गया। ठीक है, तो ये इसकी दो वजूहत होती हैं, एक इनसाइडर न्यूज होती है, कहीं ना कहीं से आप कोई ना कोई बैड न्यूज के लिए वेट करना पड़ेगा उसकी कि हाँ जी ठीक है थोड़े अर्से में आएगी, या जो है इसने अपना स्टॉक के लिहाज से इसने एक जंप लिया था। मार्केट हमेशा वेव्स में मूव करती है, जंप लिया, नीचे आ रहा है, रीटेस्ट करेगा एक लेवल और ऊपर दोबारा चला जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस इस स्टॉक से अभी भी अच्छी हैं। जो पास में हो गया, ड्वेलिंग अबाउट द पास्ट मिस्टेक्स एंड आर पैरालाइजिंग डिसीजन कैपेबिलिटीज के, यार पहले मैंने ये किया था और मुझे लॉस हो गया था, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमें ट्रेड स्टार्ट करने के अंदर ना। तो इस चीज के ऊपर हमें थोड़ा काम करना होगा कि यार ठीक है पास में मिस्टेक्स हुई हैं, अगर आपको पास में मिस्टेक्स हुई हैं तो उसके ऊपर ओवरकम करने का तरीका ये है कि अगर आप पहले किसी भी स्टॉक के 1000 शेयर खरीद रहे थे, आप 2 शेयर खरीदें। लेकिन डोंट यानी हम एक और जो चीज यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ ना, कि हम लोग अपना कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सोच नहीं है। एक पोर्टफोलियो के अंदर 25 स्टॉक्स हैं, हाउ कम यानी यू फॉलो 25 कंपनी? क्या आप फंडामेंटली फॉलो कर रहे हो ही नहीं सकता। फंडामेंटल जो डेटा आपको एनालाइज करना है वो 25 कंपनियों का यार कैसे कर सकते हो आप? इवन चार्ट्स को भी आप एक वक्त में 4 से 5 चार्ट आप चेक करोगे और उनमें आप अपने लेवल्स मार्क करोगे, उनमें ही आप ट्रेड करोगे। स्क्रीनर से भी आप कुछ चार्ट निकाल लेते हो कि ठीक है यार ये मेरे जो है ना वॉच लिस्ट के अंदर है, उनमें भी जब मैं ट्रेड करूंगा तो मैं बाकी फिर कुछ हर शेयर जो आप आज जंप कर रहा है आप उसमें नहीं कि यार इल्म जा रहा है आज ऊपर तो मैंने इल्म में भी होना है, कल जो है अबू मुआती जा रहा है, कल साल जा रहा है। मैं सऊदी मार्केट की बात कर रहा हूँ। ये तमाम स्टॉक जो यूजुअली डिस्कस हो रहे होते हैं कि आज सुलेमान अल हबीब चला गया जी तो मुझे सुलेमान अल हबीब में भी बैठना है, मुझे जो है ना तो दूसरे हॉस्पिटल के अंदर भी बैठना है, फकी ग्रुप के अंदर भी बैठना है, दावा में भी बैठना है, नादी में भी बैठना है। आप लिमिट करो कि यार ठीक है इस वक्त एक पूरा जो है अगर फार्मेसीज है तो उसके अंदर मुझे एक ग्रुप में घुसना है, अपना लेवल पे एंटर करना है, वहां से अपने लेवल पे आना है बाहर और वहां से निकल जाना है। ठीक है, तो यू हैव टू एंजॉय योर ट्रेड्स ना। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड नॉट ट्रीटिंग इट एज ए इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ना कोई मजा आ रहा है कि यार मैं गेम कर रहा हूँ ना कि यार ये मेरा गेम, तो आप छोड़ दें, ट्रेडिंग फिर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारा ईगो आ जाता है ना कि नहीं जी वी शुड बी अ विनर ऑलवेज। हमें लॉस कैसे, हमें हो ही नहीं सकता ना लॉस। विनिंग कैन क्रिएट पावरफुल इमोशंस विच डिस्टॉर्ट रियलिटी ना। द मोर यू विन द बेटर यू फील, योर ईगो टेक ओवर। A joy of winning is the drug that gamblers live for, not the traders. A gambler will lose as many times as necessary just for one thrilling win. ठीक है, ये हम में और उसमें फर्क है। तो कुछ रूल्स जो ट्रेडिंग के जो है ये जनरल सी रूल्स मेरे कुछ हैं जो मैं बात कर लेता हूँ इसके ऊपर कि जो है ना जब भी ट्रेड करें ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस ना, कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस है। जिस तरह की कल परसों मार्केट गई है उसमें कभी कभार जो है स्टॉप लॉस सेट नहीं होते, लेकिन फिर मार्केट को मोमेंटम आपने शुरू में देख लिया। आज जो उस पहले दिन की मार्केट के अंदर मार्केट स्टार्ट हुई थी 15,000 यानी सॉरी 800 पॉइंट उसके ऊपर लॉस के ऊपर। इवन आई स्टार्टेड द डे विद 15,000 लॉस। 7,000 पे जैसे लॉस पहुंचा क्योंकि मार्केट थोड़ी सी जंप की, रिकवर की, मैं सब सेल करके बाहर हो गया था मार्केट से ना कि नहीं ठीक है ओके फाइन माय लॉस इज डन। लेकिन आपको बाहर होना है। एक ये ऑप्शन है, आई नेवर पुट ऑन अ ट्रेड विदाउट अ स्टॉप ऑर्डर के मेरा ये उसूल है। दुनिया ये कहती है कि नहीं जी, अच्छा स्टॉप लॉस के ऊपर मैं पहले भी अपनी एक प्रेजेंटेशन में बात कर चुका हूँ कि मैं
सिस्टम में अक्सर बेशतर नहीं लगाता हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि मेरा मानना ये है कि शायद वो सिस्टम में लग जाता है तो इट कैन बी रेड बाय कंप्यूटर्स और एनीथिंग, लेकिन दिमाग में मेरे पास हमेशा होता है नहीं यार ये मेरा लेवल है। मेरे पास एक डायरी होती है, एक थोड़ा सा नोटबुक है जो सामने लिखी होती है, जिसमें मेरे अगर पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं या 5 स्टॉक हैं, उन पांचों के मेरा लिखा होता है कि ये लेवल इसका ऊपर का है, ये लेवल इसका नीचे का है, इसमें निकल जाना है, ठीक है। अपना एक लेवल बना लें। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अक्सर 20-25-30 हज़ार लाख का भी फायदा होता है जो है ना पाकिस्तानी मार्केट में। तो ये उस लिहाज से एक प्रेजेंटेशन बनी थी कि जो ना अगर आप एक वो बना लें कि यार आज मार्केट जो है ना 200 पॉइंट ऊपर जाएगी, मैंने इसके अंदर प्रॉफिट लेना शुरू कर देना। आज मार्केट जो है वो में मुझे 1000-1200 रियाल का प्रॉफिट मिल गया, आज के दिन की बात है, मुझे मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट दिखा, आई एम अगेन ऑन 80% कैश, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया आज के दिन का, मैं बाहर आ गया, मार्केट कहीं नहीं जा रही। हो सकता है कल मुझे कोई ट्रेड करने का मौका ना मिले, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ यार जो मेरा अमाउंट था वो सेफ पड़ा हुआ है मेरे पास, उसके अंदर कोई बड़े अप्स एंड डाउन्स की मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि मैं अभी फिलहाल जो इस वक्त करंट सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड और ट्रेडिंग के अंदर मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है उसमें मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर रहा कि नहीं इट विल गो ओनली इन वन डायरेक्शन, इट कैन गो इन अदर डायरेक्शन। और मैं उस किस्म के ट्रेडर्स में हूं कि जो कि शायद अगर ये मार्केट कल दोबारा कोलैप्स कर जाए तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस वक्त दोबारा अपॉर्चुनिटी है अंदर घुसने की मार्केट के ना, और एक बिग जंप लेके उसके अंदर से निकलने की, ठीक है। अब जो बेचारे सॉरी टू यूज द वर्ड दिस बेचारा के ना जो लोग इस वक्त स्टक है ना, उनको वेट करना है, ठीक है। अब उनको किस तरह वेट करना है, क्योंकि देखें कुछ लोग इतनी हाई प्राइस के ऊपर, मुझसे कुछ लोगों ने मशवरा लिया कि भाई हमारी ये बाइंग प्राइस है, हमारी ये इस वक्त सिचुएशन है। अच्छा, फ्री कैश कुछ के पास बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जिनके पास फ्री कैश अवेलेबल नहीं है, उनके जो लेवल्स उनके बन रहे हैं कि यार ये लेवल आएगा, इस लेवल तक स्टॉक को ऊपर आना चाहिए, उनको वहां पे एग्जिट होना पड़ेगा, अपना लॉस बुक करना पड़ेगा, ताकि वो जब स्टॉक नीचे आए तो उनको दोबारा एंटर करने का मौका मिले। क्योंकि वो अपने लेवल पे आता है, बंदा कहता है नहीं यार शायद अभी इससे फिर भाई अगेन फियर एंड ग्रीड के जो है ना वो या इससे ऊपर जाएगा, मेरी तो बाइंग प्राइस बहुत हाई है, अभी नहीं नजर आ रहा। अभी चार्ट वेस्ट में जाएगा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। आप अपना एक साइड पे अपना एक नोटबुक के अंदर अपने लॉस को लिख लीजिए कि यार ये मुझे इस ट्रेड में लॉस है, तो मैं जो है इतना मुझे रिकवर करना है। अच्छा, अब एक स्टॉक में लॉस दिए जा रहा है, लाजिम थोड़ी है कि उसी से रिकवर करना है। अगर कोई अब जो एक बंदा EIC के अंदर है और EIC उसने जो है बेचा, उसके अंदर उसको लॉस है, अब वो एक जंप करके वो अच्छी प्राइस पे ऊपर गया, आप वहां पे सेल करते हो, के बाद आप कहते हो कि नहीं यार मैंने इसी से रिकवर करना है, मैंने इसी से जो है ना दोबारा करना है, दूसरा स्टॉक भी पड़े, आपके पास कैश आ गया, आप किसी दूसरे स्टॉक में घुसो, उसके बाद उसमें करो। अच्छा, दूसरा, ओनली यूज अ सिग्नल टू गेट इनटू द मार्केट ना। अगर आपका पूरा सेटअप मिलता है, मैं बार बार कहता हूं कि हमें हर वक्त ट्रेड नहीं करनी, जब हमें अपना सिग्नल मिलेगा तब हमने उसमें घुसना है। ट्रिगर लगा दिया करें अपने जो है ना सिग्नल के लिए, अलर्ट लगा दिया करें, आपका सिग्नल अलर्ट जो है एक्टिवेट होगा, गो टू द चार्ट, वॉच द मार्केट एंड देन एंटर इट। डोंट जस्ट टेक अ शॉट ना कि नहीं जी मैंने तो ये फौरन घुस जाना है। तो यानी आई यूजली गेट माई सेल्फ इन ट्रबल इफ आई हैव अ फीलिंग अबाउट द मार्केट एंड एक्ट ऑन इट। आई एम मच मोर सक्सेसफुल व्हेन आई यूज अ चार्ट फॉर्मेशन और अ टेक्निकल रीजन। यही बात अभी हम कर रहे हैं कि जो है ना अगर हमें लग रहा है कि नहीं यार बस ये तो ऊपर जाने वाला है अब तो ये, इसलिए तो हम उसके अंदर एकदम घुस जाएंगे और वो हमेशा नुकसान होगा जब भी ऐसा ही सोचेंगे ना। अगर चार्ट आपको कुछ कह रहा है, आपको सिग्नल मिल रहा है आपका, आप यूज दैट सीक्रेट एंड गो फॉर इट, ठीक है। जो नहीं जानते ना वो कहते हैं सीक्रेट्स ऑफ फ्लोर ट्रेडर्स क्या होते हैं कि जो बैठे हुए होते हैं खामोशी से जमीन के ऊपर, लेकिन जब उनको अपना सिग्नल मिलता है ना तो वो उस पर काम करते हैं और उसके बाहर होके साइड में हो जाते हैं। तो दे आर मोर प्रॉफिटेबल देन दोज हु आर ट्रेडिंग एवरी डे। वो आज कमा रहे हैं, कल नुकसान कर रहे हैं, आज कमा रहे हैं, और नुकसान हमेशा ज्यादा होता है, कभी भी जो है ना ऐसा नहीं होता कि नुकसान कम हो और फायदे ज्यादा हो। So do not trade on holiday type volume ना कि too slow, bad opportunities, go outside। अगर यानी
आपको आज आपने शुरू में प्लान किया, आज मेरी ट्रेड, आज मेरा दिन 12 बजे खत्म हो गया था, आज मैं 12 बजे ऑफ करके साइड में आके सो गया था ना घर पे, आज मुझे थोड़ा सा जल्दी मौका मिल गया था क्योंकि मेरा आज का दिन हो गया था ना। उसके बाद मैंने ना कोई मैसेज देखा है, ना मैंने जो है ना उसके बाद कोई स्क्रीन देखी है। कुछ ट्रेड अपने लगा दिए थे बाइंग, वो नहीं हुई, ठीक है, कल सुबह देखेंगे उनको। तो इस किस्म का दिन हो कि आपका अच्छा दिन हो जाए तो भी खत्म करें, बुरा दिन हो जाए खत्म करें यार। ठीक है, मैंने 3 ट्रेड की आज और तीनों में मुझे शुरू में ही नुकसान हो गया, खत्म। अब आज ट्रेड नहीं करनी मैंने। या मैंने 2-3 दिन पहले कोई स्टॉक लिया था, उसमें मुझे आज मेरा स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आ रहा है, मैंने आज उसको बेचा, बेच के मैं साइड में हुआ और मैं अब जाए रिलैक्स करें अपने आप को ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है और गेट योर माइंड रिलैक्स, ठीक है। ऑलवेज एक्ट विद योर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड ना। जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, आपको पता हो कि यार ये मेरा लेवल था, इसके ऊपर स्टॉक आ रहा है, देन I'll get into the trade. This is something I try and do with each and every trade I put on ना। I realize that only I am responsible for my results. कोई और किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, चाहे कोई सिग्नल आपको दे रहा हो, चाहे कुछ भी दे रहा हो। This is your money, you have to act upon it and you cannot blame anyone else. Consistently trade on the long side above value, of the short side below value ना। वैल्यू एरिया आपको पता होना चाहिए, यही बार बार हम बात करते हैं कि यार लेवल्स पता होने चाहिए और लेवल्स के ऊपर ही आपको जो है एक्ट करना है। बीच में ट्रेड लेने का कोई मकसद बनता नहीं है कि यार ठीक है ये स्टॉक मुझे लग रहा है 54 पे मुझे इसके अंदर एंटर होना चाहिए था और मेरा टारगेट 58 है, अब स्टॉक 56 के ऊपर है, मुझे पता है कि मेरा टारगेट 58 है, लेकिन अगर मैं 56 पे एंटर होता हूँ ना तो मेरा स्टॉप लॉस भी 2 रियाल का नीचे आ रहा है, तो मुझे एंटर ही 54 पे होना है। 53 मेरा स्टॉप लॉस है, 56 पे भी आने के बाद अगर मैं स्टॉप लॉस 56 पे भी लगा देता हूँ तो मैं प्रॉफिट में ही बाहर निकलूंगा ना, मैं कभी भी जो है ना उसमें लॉस में नहीं। आपने एक ट्रेड ले ली, मैं हमेशा कहता हूँ एक ट्रेड ले ली, वो अगले दिन आपकी प्राइस से ऊपर क्लोज हो गई, चाहे कुछ हो जाए, आप उस ट्रेड को अपनी बाइंग प्राइस से नीचे मत जाने दें अगर वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है एक दिन, ठीक है। आपने ली ट्रेड और आज वो नीचे आ गई, ठीक है, चलें कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि आपका जो है वो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस आपका मार्क्ड होगा, ठीक है। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं ना ट्रेडिंग, सो इट्स नॉट फन एंड एंजॉयबल, इट्स नॉट वर्थ डूइंग इट, ठीक है। You do not have to trade every day. Just leave the market if you are not in a mood. Waiting till the market shows you whether there is some good opportunity or not. तो आपको जो है ना अपनी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है। अच्छा, एक और चीज जो हमारी मार्केट में हम लोग नहीं सीख रहे और जो जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है कि हम लोग लॉस लेना सीख नहीं चाहते। your losing trades do not diminish you as a person ना, you are not losing your trades, you are not winning your trades either, they are simply by products of the business that you are in ना। ये एक बिजनेस है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आपको अपनी प्रॉफिट भी बुक करना है, आपको अपना लॉस भी बुक करना है। आपने ले लिया और अब वो खराब हो गई, जिस तरह कोई खाने की चीज है वो खराब हो गई, देन यू हैव टू थ्रो इट, यू कैन नॉट सेल इट टू अदर पर्सन के नहीं जी मैं ये तो अपना मुझे तो इसमें लॉस ले ही नहीं सकता, मैं तो खराब चीज बेच दूंगा। तो लूजिंग ट्रेड्स आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग ना। द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड हैव लूजिंग ट्रेड्स ईच एंड एवरी डे। जिस तरह अभी की बात कर लें, आप ये देखें ना कि पिछले 2 दिनों के अंदर जो खबरें हैं वो आप ये देखें कि अंबानी, दुनिया का अमीर तरीन इंसानों में से एक इंसान, वॉरेन बफे, अदर अडानी इन इंडिया, ये सब लोग 8-8 करोड़ डॉलर के इनको नुकसान हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को तो कोई फिर भी चले हजारों रियालों के नुकसान हुए, ये करोड़ों के डॉलर्स के नुकसान करके बैठे हुए। अब अगर ये लोग नुकसान कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने भी तो अपने एनालिस्ट बिठाए हुए होंगे, ये तो पेड एनालिस्ट होंगे इनके पास कितना बड़ा ग्रुप होगा। लेकिन जब ये लोग भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सके तो हम लोग जो बैठे हुए एक डेस्कटॉप के ऊपर 4 चार्ट देख के प्रोफेसर बने हुए होते हैं, हम लोग कहाँ ये चीज एनालाइज कर सकते हैं। देन इट डज नॉट गो ऑन द एनालिस्ट कि नहीं यार यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। हर बंदा वी आर एनालिस्ट, वी आर नॉट गॉड के हम जो है ना हर चीज ही प्रिडिक्ट करेंगे। तो इसलिए आपको जो है ना अपने लॉसेज लेना बहुत जरूरी है। मैं जिस तरह पहले कहा कि
मैं पैनिक सेलर हूँ भाई, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि यार मार्केट डाउन होने जा रही है, मैं बाहर निकलूंगा। और मैंने हमेशा देखा है ये चीज कि क्योंकि मैंने लॉस सबसे ज्यादा देखे थे वो कोविड टाइम के ही देखे थे। अच्छी खासी मेरा पोर्टफोलियो डबल हो चुका था, जो कि दोबारा मेरी जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उससे भी नीचे आ गया था। दैट वाज द टाइम व्हेन आई एंटर्ड द मार्केट ना, एट दैट टाइम। तो अच्छा खासा प्रॉफिट में था और मैं अपना जो कैपिटल इन्वॉल्व किया था वो भी लॉस करके बैठा हुआ था और सोच रहा था नहीं यार जब तक बेचोगे नहीं तब तक नुकसान तो नहीं हो रहा। दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड ना, आपको बेचना है, अपनी टाइम पे एंट्री करें। एंड so all traders, they just realize it's just part of trading, and the sooner they get rid of the losing trade, the faster they can look for the next opportunity of winning a trade. This is easier said than done, but nevertheless it's still the reality of how to make money. प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हमारे क्या है कि डिफाइन अपना परसेंटेज कर लें, जो कि बात बार बार मैंने अभी की कि भाई अपना एक परसेंटेज डिसाइड कर लें कि ये आपका लेवल है, इससे ज्यादा आपने ना लूज नहीं करना किसी भी ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट में हैं, अगर लेवल्स आपको पता है तो ट्रेल करते हुए चले जाएं, लेकिन अपने लेवल पे आने के बाद उस चीज से बेच के निकल जाएं। डोंट गेट इनटू ग्रीड कि नहीं यार ये से ऊपर जाएगा, ठीक है, एक्सेप्टेबल, जा सकता है, लेकिन आप बी satisfied with what you are gaining ना। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह they have done good in the market now. Both required different levels of planning ना। In trading set 1% risk rule for standard trades and 2% risk rule for the high probability trade। एक रूल होता है कि जी ना बस यार मैंने 1000 रियाल डाले हैं तो 100 रियाल का लॉस लूंगा और 200 रियाल का प्रॉफिट लूंगा, दैट्स इट, खत्म। इससे ज्यादा कि आप ये नहीं सोचें कि नहीं यार मैं 1000 रियाल को जो है ना 1 लाख बनाऊंगा और नुकसान होगा तो नहीं जी वो 0 तक ही जाएगा, नहीं आप फिर पैसे कहाँ से लगाएंगे फिर ना। In investment, set 2 to 10% rule based on the expect return on the trading setup। अच्छा आपका सेटअप अगर बहुत अच्छा है तो आप उसके अंदर 2 से 10% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट कि आप लेना ही है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ट्रेल योर स्टॉप लॉस, यू कैन गेट दिस लेवल, लेकिन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिनिमम आप जो है 1 to 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के वो अपने ट्रेड लें और समझ के लें। डिफाइन हाउ यू विल हैज योर पोजीशन फॉर ओवरनाइट रिस्क ना, कि अगर आज मेरे लॉस में क्लोज कर रहा है स्टॉप तो कल मेरा क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, कि और क्या मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं कुछ स्टॉक्स हैं जिसके अंदर मेरा एक लेवल है कि हाँ ठीक है ये एक लेवल है, वो ब्रेक किया, मैंने उधर एंट्री ली, अब मेरे लिहाज से वो रेजिस्टेंस थी, वो ब्रेक हुई थी और वो स्टॉप मेरी एंट्री बन गई वहां पे, कल को वो स्टॉप उस एंट्री से नीचे क्लोज हो जाता है तो अगेन इट विल बी अ रेजिस्टेंस फॉर मी ना। तो दैट विल बी माय प्लेस कि या तो मैं ब्रेक इवन पे या मैं थोड़े लॉस के अंदर उसमें से निकल जाऊंगा। और मुझे लॉस वो करना है, मुझे पता है कि ऊपर जा रहा है लेकिन मेरी बाइंग उसके करीब थी और मैंने उधर से जो है ना, अब ये नहीं करूंगा कि नहीं जी इसने एक मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं की दूसरी मतलब कर देगा, हो सकता है कर दे, लेकिन ठीक है अब मैंने उधर से निकल जाना है। Again, I will take entry once it will sustain above that resistance, ठीक है। Use stop loss in every position, no mental stop loss please ना, कि खैर ये तो एक फॉर बिगनर्स है कि जो है ना आपका मेंटली एक स्टॉप लॉस आप लगा दिया करें सिस्टम के अंदर ना, लेकिन खैर मैं इस चीज को मैं इतना वो नहीं करता, मैं खुद नहीं लगाता, ठीक है। और ये हमारी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बात थी। अब हम जो है ना एक काम करेंगे कि कुछ कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, वरना फिर कुछ चार्ट देखते हैं। हेलो जी इब्राहिम, आपको सवाल था, इब्राहिम पूछ सकते हैं आप। मोहम्मद इब्राहिम, नवीदुद्दीन, मोहम्मद नवीदुद्दीन, आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के टाइम का, गाइडेंस का। पेशेंस की जो हम तक बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में मैंने तो पेशेंस अपनाया है यहाँ पर तदावुल में, पर यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। टेक्निकल मुझे आते नहीं है और मैं डिपेंडेंट होता हूँ लोगों की ही गाइडेंस का। मेरे पास तो कुछ स्टॉक्स हैं और वो अभी जो हैं वो कल वो 32% माइनस तक आ चुकी थी मेरा पोर्टफोलियो,
अभी भी 27%, 26%। तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना होगा इसको कम से कम रिकवर कर सकूं। हाँ, देखिए दोस्त, सबसे पहले तो रिकवरी के लिए इंशाल्लाह लॉस रिकवर हो जाएगा। कोई भी ऐसा लॉस नहीं होता जो रिकवर नहीं होता। लेकिन हाँ, देखें इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन हुई है वो एकदम चेंज हुई है ना, तो इसके अंदर कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस अब ज़्यादा दिखेंगी आपको, सपोर्ट से ज़्यादा मार्केट के अंदर। कभी कभार मार्केट इतनी अच्छी चल रही होती है, जिस तरह आजकल आप पाकिस्तान की, खैर पाकिस्तान की बात भी एक बलून मार्केट है, जैसे के अंदर एक बलून है, वो किसी वक्त भी बस्ट हो सकता है। लेकिन इट इज सपोर्टेड बाय मेनी थिंग्स ना, तो इस वक्त वो वाली चीज है कि अब कल मार्केट 8,000 पॉइंट नीचे गिरी, आज मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर जाना शुरू हो चुकी है और उसके अंदर मनी भी आ रहा है, जबकि कोई इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो मनी रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। या तो आप टेक्निकल एनालिसिस समझना तो शुरू करें ना, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लगाना शुरू करें। ये आपकी रिटायरमेंट लाइफ का जो है ना एक बहुत अच्छा टाइम पास है ना। ये मेरा तो अभी सच्ची बात है, देखें आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए किडनी स्पेशलिस्ट। मेरे पास सुबह के वक्त में मैं 3 मार्केट में काम कर रहा हूँ ना, मैं नजक में भी काम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहा हूँ और मैं तदावल में काम कर रहा हूँ। सुबह मेरे पास 3 स्क्रीनें खुली हुई होती हैं, एक तरफ मेरे पास जो है पाकिस्तानी मार्केट खुली होती है, एक तरफ मेरे पास जो है सऊदी मार्केट खुली होती है, और तीसरी तरफ मेरे सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट्स खुले हुए होते हैं ना, उनकी लिस्ट होती है। क्योंकि डायलिसिस में पेशेंट्स होते हैं, उनके वाइटल्स होते हैं, उनकी लैब्स होती हैं, उनकी चीज़ें होती हैं, क्लिनिक्स होते हैं, तो तमाम चीज़ें, मुझे ये तीनों चीज़ें साथ लेके चल रहा होता हूँ मैं सुबह। लेकिन आई एंजॉय ट्रेडिंग ना, तो मैं अपने लेवल्स को प्ले करते हुए जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ना, तो इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। और रह गई बात आपके स्टॉक्स के ऊपर, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे अभी, और जो प्लान है, लेकिन आपको अपने स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट? मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं। 5 हैं तो वेरी गुड है, तो ये तो बहुत अच्छे हैं। तो बस अपने पोर्टफोलियो को आप जो उसमें प्रॉफिट लेवल्स पे आए ना, आप तो उसमें से निकलना शुरू करें। आपको लॉस बुक करना होगा। अपना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन्हीं स्टॉक से मतलब लॉस बुक करने का तो लेना? मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं लॉस बुक कर सकता हूँ, मुझे उसकी हाँ, कोई मसला नहीं। बट मुझे किसी की जो टेक्निकल की अगर मैं लर्निंग शुरू भी करूँ तो इट विल टेक टाइम, एज यू सेड दैट थाउजेंड्स ऑफ चार्ट, इफ thousands of somebody charts look देखें उसके then he बाद। will हाँ, become, then he become the beginner। तो वो यस, 1000 वाला टाइम तो मुझे पता नहीं कब तक, मैं अगर देखना भी शुरू करूँ इट विल टेक टाइम। सो अभी मुझे किसी सीनियर की मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे बोल दे कि भाई ये वाला स्टॉप निकल जाओ। नो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, लॉस बुक कर लूंगा, बिकॉज मुझे पता है, मतलब मैं समझता हूँ कि अगर एक चीज़ नहीं चल रही, सो इट्स बेटर टू 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 गो इनटू वन समथिंग विच इज मूविंग, बजाय इसकी कि मैं यहाँ बैठा इंतजार करता रहूँ, 6 महीने मजीद इंतजार करूँ, फिर भी यही हूँ और मैं और फ्रस्ट्रेट हूँ बाकी मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख के। तो मुझे लॉस बुक करना इज नॉट एन इशू। तो मुझे शायद किसी एक आप में से सीनियर की एक गाइडेंस की जरूरत होगी, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, कि ताकि मुझे इन 5 स्टॉक के बारे में गाइडेंस दे दे। हर स्टॉक जो है वो 25 से 30% डाउन है इस वक्त, अच्छा देखें, पांचों अभी के आप लोगों को पांचों। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, चार्ट नजर आ जी रहा है? आपका एक जी 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 चार्ट है जी, आपका। मिडिल ईस्ट हेल्थ केयर का चार्ट है ये। ठीक है, अच्छा ये मेरा एक दूसरे ईमेल से अकाउंट है। लेट मी गो टू माय ओरिजिनल अकाउंट। छोड़े, मैं जो है ना, असल में मैं चाह रहा था कि जो है ना कुछ लोगों को बेसिक्स में सिखाऊं, जो कि अनपेड अकाउंट है ना। तो जी लेट मी जस्ट अपना स्टॉक कोई बताइए अपना। मेरे पास है क्या नाम है उसका, अलअमल फूड है शायद, एक मिनट मैं अभी अलमार। खोल ले। अलअमार है, या एक मिनट, जो ये डोमिनोज वाला है, एक तो वो है, अलमार ही होगा। तो उसकी अलमारी होगी। 6014 सर, 6014 है ना? अलमार। अच्छा देखें, ये स्टॉक जो है इस वक्त, इसने जो ये पैटर्न बनाया है ना, इस पैटर्न को यहाँ पे ही कहते हैं, ये जो है ना एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न आया है। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंदर आए, उसके बाद जो पहली बियरिश कैंडल होती है, फिर एक डॉजी टाइप की कैंडल होती है जिस किस्म की इसमें शो हो रही है।
ठीक है। और उसके बाद फिर एक ये ग्रीन कैंडल हो जो कि इस बियरिश कैंडल के अगर ऊपर क्लोज होती है तो दैट्स अ गुड साइन, अदरवाइज हाफ से ऊपर क्लोज हो रही है तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन इस दिन की आप जो मूवमेंट देखेंगे वो देखेंगे ये स्टॉक 68 से शुरू हुआ, तकरीबन ये 71 तक गया है और उसके बाद दोबारा ये अपने 69.8 के करीब क्लोज हो रहा है ना। इस आज की क्लोजिंग इसकी आई है 69.8। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक और ये एक लेवल बनता है इसका। अब आप इसको मार्क कर दें, आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ पे बन रहा है ना इस लेवल के ऊपर 65 के ऊपर। 69.8 69.8 तो इस आज की क्लोजिंग है, ठीक है, ये आज की क्लोजिंग है 69.8, ठीक है। इसके ऊपर अब आप ये देखें कि ये स्टॉक यहाँ पे इसकी एक जो है ना ये विक बनी हुई है। मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग स्टार की जो बीच में डॉजी कैंडल होती है उसकी एक विक बनी हुई है, बहुत लंबी विक है। तो जो विक है वो बॉडी से भी लंबी है और ऊपर वाली विक से भी बहुत ज्यादा लंबी है, तो इस वजह से ये एक हेल्दी साइन होता है। अब इस विक का जो लो है ना वो 65, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। कुछ लोग बॉडी को यूज करते हैं लेकिन नहीं, मोस्ट चांसेस ये हैं कि यहाँ से अगर मार्केट कल को नहीं आती तो यहाँ पे आए इस विक के आधे तक 66.8 तक और फिर ये दोबारा रिकवर करेगा। लेकिन जब इसको रिकवर करना है तो यहाँ पे आप मार्केट देखेंगे कि इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज लिया है 73.3 पे। नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग हुई है वो यहाँ पे हुई है 70 के ऊपर हुई है, ठीक है। तो ये गैप बना हुआ है, ठीक है। इस गैप को क्रॉस करना है मार्केट ने और 73.3 से ऊपर जब ये क्लोज कर जाती है देन इट विल बी अ लेवल। यहाँ पे आप ये एक देखें ना, अगर मैं यहाँ पे एक वो बनाना शुरू करता हूँ, लाइन बनाता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये देखें ये एक लेवल बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे भी इसने रिबाउंड किया यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे आके ये रिबाउंड करने की कोशिश करती है। यहाँ पे आने का अगर आप इसको एक जोन मार्क कर लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये जोन मार्क कर लें हम इसको, ये एक जोन आपका कर्सर मुझे नजर नहीं आ रहा, वैसे शायद हो सकता है औरों को नजर आ रहा हो। आप लोगों को मेरे चार्ट का कर्सर नजर नहीं आ रहा? मैं इसको नहीं, ड्रॉप नहीं कर रहा अब नजर आ गया, अब जी आ रहे नजर आ आ रहे। गया। हूँ। तो ये देखें एक जोन बन गई। अब ये एक जोन के ऊपर आने के बाद इसने यहाँ से एक वो किया, जब इस जोन को क्रॉस करता है ना, यहाँ पे मेरी एंट्री अगर मैं प्लान करूंगा ना तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा 73.8 के ऊपर विद स्टॉप लॉस हेयर समवेयर यहाँ पे 70 के करीब। और उसके बाद मैं इसके टारगेट यहाँ तक लेना शुरू करूंगा कि मुझे इस लेवल तक तो कम से कम 78 के लेवल तक इसका टारगेट मिलना चाहिए। अच्छा, ये दिस इज ऑन डेली टाइम फ्रेम। वीकली के ऊपर हम इसको देख लेते हैं कि ये वीकली पे क्या कर। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दें, मैं अपना यहाँ जो है ना पेड वो यूज कर लूँ, जी उसमें पहले से जी मेरे जी कुछ जी इंडिकेटर्स वगैरह लगे हुए हैं। जी जी प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, हाथ जो है ना ज्यादा खड़े हो रहे हैं और टाइम जो है जरा सा शॉर्ट है, तो अच्छा, कोशिश करिएगा जी कि तो मतलब जरा फिर ब्रीफ आंसर कर दें। चलें चलें, बस ऐसे कर लेते हैं जो है ना, बस ब्रीफ सी बात कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिए बस आप मुझे। स्टॉप शेयरिंग। अच्छा एहसन भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जस्ट टू कंफर्म मेरा माइक चल रहा है कि नहीं? इब्राहिम बात सबको आ करें। रही है, मुझे भी आ रही है। अच्छा अच्छा, सही। नहीं, वो पहले ये डॉक्टर साहब फिनिश कर लें इनका जवाब नबी साहब का, तो फिर उसके बाद आपका सवाल ले लेते हैं। तकरीबन 4 लोग हैं क्यू के अंदर जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ। डॉक्टर साहब आपका एक सेशन खत्म हो गया है। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं? जी आ रही है, आ रही है। अच्छा अच्छा, सही। आपके 2 सेशन थे, अब एक एक ही दिख रहा है। अच्छा हाँ, वो मैंने कुछ स्क्रीन अपनी एक क्लोज की है। ये 1 सेकेंड, टाइम क्यों ले रहा है? अच्छा, माशाल्लाह तकरीबन 70 से ऊपर ही हैं लोग। तो आज तो खैर डॉक्टर साहब का था सेशन, जवाद साहब को भी देना था मगर क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है तो हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि वो नेक्स्ट सेशन जब भी मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं कल, तो जब वो आते हैं सऊदीया में तो वो फिर अपना सेशन जो है आप ना लोग वो को मेरी conduct दिख रही होगी।
जी अब आ रही है स्क्रीन आप। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। देखिए ये कुछ मैंने इंडिकेटर्स में, ये मेरा पेड वर्जन है तो इसके अंदर जो है ये आई हुई होती है 6014। एक्चुअली मेरा ऑफिस का जो लैपटॉप वो है पीसी है, वो उसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है तो मैं उसके ऊपर यूज कर रहा होता हूँ, के मजे अलग होते हैं। अच्छा, इधर आप अपना ये इसको बोलिंजर बैंड पे भी लगा के देख लें, ये एक अच्छा टूल है, मैं यूज करता हूँ। जिस तरह ये देखें, अब ये बोलिंजर बैंड के से बाहर चला गया था ना, ये कुछ मूविंग एवरेजेस बनी हुई है। अब ये इसकी जो मूविंग एवरेज बन रही है ये वाली 8 to 9 डेज की है। इसने यहाँ से आज रिबाउंड लिया, वापस नीचे आई है, लेकिन ये मूविंग एवरेज से ऊपर यहाँ पे एंट्री किया, तो इसका जो टारगेट होता है ये मिड बोलिंजर बैंड तक होता है। तो एटलीस्ट ये बैंड भी नीचे आ रहा है, ओवरऑल बैंड नीचे आ रहा है, तो इसको मार्केट यानी ऐसा सेंटिमेंट इसके आपको ये देख समझ में नहीं होंगे कि ये देखें यहाँ से ये हल्का सा बैंड ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ यहाँ से, तो इसने यहाँ पे आने के बाद बैंड इस तरह पतला हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका कहीं ना कहीं इस जगह पे एक लेवल बन रहा है ना 71 के करीब। ये यहाँ पे अगर ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ जाती है यहाँ पे भी, तो ये एक अगेन लेवल बनेगा 71.8 to 72.5 तक। तो यहाँ तक तो एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह ये जंप जरूर करेगा 72 तक, यहाँ तक ये चौक आने की कोशिश करेगा। तो अब आप अपना एक लेवल 72.5 रखें, 72.5 को अगर टच कर जाता है देन पुट योर स्टॉप लॉस देयर एंड डोंट लेट इट गो बिलो दैट। ठीक है, बाकी फिर दूसरा कोई ओके सर, ओके सर, थैंक यू थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर। इब्राहिम अपना सवाल आप कर लें, मजीद तकरीबन 6 लोग हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे मेंशन कर रहे थे ना कि जैसे मार्केट परसों क्रैश की स्टार्ट हुई लेट्स से -600 पॉइंट्स के साथ, फिर थोड़ी सी वो रिकवर हुई और टुवर्ड्स द एंड वो फिर 800 पॉइंट्स पे जाके नेगेटिव पे क्लोज हुई। बिल्कुल। तो अब वो क्वेश्चन ये था कि आपने 600 पॉइंट पे, तो मैं भी फॉर एग्जांपल देख ही रहा था तो मुझे पता लग रहा था कि यार ये सारे स्टॉक मेरे जो 3-4 थे वो कोई 8% पे, कोई 7% नेगेटिव पे चल रहे थे। तो अब आपने ये डिसीजन कैसे लिया एग्जैक्टली, या कैसे लेंगे कि भाई अब ये लेट्स से 600 से वापस -400 तक तो चली गई, लेकिन इससे ऊपर अब मजीद नहीं जा सकती ये, और ये वापस जाएगी अब टुवर्ड्स 800 या फर्दर लोअर। तो कैसे आपने वो लॉस बुकिंग वाला जो वो था ना कि वो मिनिमम लॉस के साथ एग्जिट कैसे करे बंदा? मेरा जो था ना सबसे पहला प्लान जो था वो ये था कि यहाँ पे आप ये देखें थर्सडे के अंदर मार्केट ने क्या बनाया था ना। थर्सडे के अंदर अगर आप इसको चेक करें, मैं भी तमाम बैंड पीछे ये तो मैंने कैंडल देखी थी, बिल्कुल इससे पिछली जो कैंडल देखिए आप, ये देखें थर्सडे के अंदर मार्केट ने एक इस किस्म का ऑप्शन बनाना शुरू किया। ये थर्सडे की वो है कैंडल, और ये मैंने देखी थी। जी थर्सडे 3 अप्रैल की कैंडल है। मार्केट ईद से पहले एक जंप करके गई थी, यहाँ पे बन के गई। अच्छा, ये जो कैंडल है इसका हाफ यहाँ पे बन रहा है ऑलमोस्ट। ये जो अपनी क्लोजिंग दे रही है मार्केट आपको, वो उसके करीब दे रही है। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा पैनिक नजर आ गया था मुझे। तो मोस्टली मैं यहाँ पे रमजान में, मैंने बताया आपको, मैंने रमजान में नहीं ट्रेड की, लेकिन थर्सडे के दिन मैंने मार्केट देखी थी। ये वाली जो ये कैंडल बनी थी ना, इस दिन के सेंटीमेंट्स आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी टेक्निकल आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो टाइम लगाएंगे ना तो आपको खुद टेक्निकल कि यहाँ से आपको मार्केट पॉजिटिव दिख रही है सिर्फ इस प्राइस एक्शन के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर। कैंडल इज योर प्राइस एक्शन ना, तो इसके बाद इस कैंडल के ऊपर आपको ये देख रहे हैं ग्रेट स्टोन डॉजी टाइप की एक वो बन रही है कि जो है ना ये एक बिल्कुल ऊपर जाके एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। ठीक है, तो ये एक लेवल अगर आप इस मार्केट को यहाँ से वो कंसिडर कर लें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कैंडल बनी हुई। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुई है मार्केट, यहाँ पे ओपन हुई है, ये ऊपर गई यहाँ तक, और यहाँ से आने के बाद क्लोज यहाँ पे हुई है अगले दिन। तो ये एक और डॉजी आपको बन जाएगी क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटीमेंट्स का अंदाजा हो गया था मार्केट ने आने के बाद। अच्छा, ये कुछ लेवल्स बहुत पहले के मार्केट में, कुछ वीकली हैं, कुछ जो डेली हैं। तो मार्केट जो यहाँ से आपको गिरी है, बिल्कुल आप ये देखें इस सपोर्ट के ऊपर 11038 की एक सपोर्ट के ऊपर गई। तो इनिशियली मेरा टारगेट ये था कि यार इस सपोर्ट को सस्टेन करना चाहिए, 11577 या 11500 ये लेवल को सस्टेन करना चाहिए। आप ये देखो कि ये ऑटोमेटिकली किस किस्म के मार्केट जो है ना अपने सेंटीमेंट्स बनाती है। अब यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये एक विक बनी हुई है जो अक्सर वैसे मैं कहता हूँ ना कि विक के ऊपर जो है ना सेंटीमेंट्स होते हैं। आप इस विक को यहाँ पे अगर एडजस्ट करते हो तो सिर्फ ये देखो
कि यहाँ पे ये एक विक बनी हुई है। प्रीवियसली यहाँ पे कितनी मरतबा ये मार्केट इस तरफ आ रही है, इससे करीब आ रही है, ये एक विक बनी थी अभी रिसेंट। जो रिसेंट मार्केट होती है आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है, प्रीवियसली आप बाद में जाओगे वीक्स के ऊपर, मंथ्स के ऊपर बाद में, लेकिन पहले जो रिसेंट लो है वो ये बना था। मार्केट आप ये देखेंगे कि कल ये लो गई, आज ये, उसके बाद ये मजीद है किसने सपोर्ट ली, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद आज ये जहाँ पे गई है और कहाँ से वापस आई है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेवल से वापस आई है। तो अब ये इसकी एक रेजिस्टेंस बन गई मार्केट की मेरी नजर में, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अच्छा ये गैप भी है, अब इस गैप को इसने पुल करना ही है इस मार्केट को। तो मार्केट हो सकता है अभी आज भी गैप अप ओपनिंग, तो हो सकता है मार्केट अब थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पे, या एक आपको यानी एक इस किस्म का ट्रेंड मिले। आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आए मार्केट, यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट एक जंप ले अपनी यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेक करते हुए अगर इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि मार्केट यहाँ से इस जगह से एक थोड़ा सा डिप ले, यहाँ पे इसके ऊपर जाके इसको ब्रेक करे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हल्का सा दोबारा डिप करके इस गैप तक आए। इस गैप तक आने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्शन बनेगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगी इसको ब्रेक करके और यहाँ पे सस्टेन करेगी तो हम इधर 11,939 के ऊपर प्ले करना शुरू करेंगे, वरना अदरवाइज अगर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा नीचे आई तो फिर वो अपना इस गैप को दोबारा यहाँ से आके इधर तक आएगी मार्केट, ठीक है, इस लेवल तक दोबारा आएगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमें देखना होगा। तो ये मार्केट के आपके पहले से लेवल मार्क हुए हुए हो, ये इसमें कुछ वीकली हुए हैं कुछ डेली हुए हैं। अगर आप वीकली मार्केट भी देखोगे ना तो डॉक्टर साहब क्या एक और सवाल ले लें? असल में 6 लोग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब नेक्स्ट आप हैं क्यू के अंदर। मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी फॉर द बिगनर्स, क्योंकि मैं भी बिगनर्स में ही हूँ। लेकिन थोड़ी सी मुझसे भी मिस्टेक ये हुई कि मैं जब शुरू में, क्योंकि पहले मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा था और उसके बाद फिर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में छोड़ा, तो फिर पैसे यहाँ पड़े हुए थे, तो मैंने ऐसे ही पूछा दोस्तों वगैरह से, अपने साथ जो लड़के काम करते हैं सऊदी, तो उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रियाल जो है वो मैंने साबिक में और अरामको में इन्वेस्ट कर दिए। तो वो अब लॉस में ही चल रही हैं दोनों, उस लिहाज से जितने पे इन्वेस्ट किया था। तो अब मुझे नहीं आइडिया कि इसको कितने अरसे होल्ड करना चाहिए उनको। अरामको तो देखें एक इस किस्म का स्टॉक है ना कि अरामको के अंदर आप डिविडेंड की वजह से स्टॉक वो करें, ज्यादा मूवमेंट तो है नहीं उसके अंदर। और अरामको इतना बड़ा ग्रुप है ना कि अरामको अगर सिर्फ अकेला अरामको ऊपर है ना तो आपको स्टॉक मार्केट पूरी ऊपर दिखेगी, यानी पॉजिटिव में दिखेगी, और बाकी तमाम स्टॉक जो है बेशक नेगेटिव हो। तो अरामको ये थोड़ा बड़ा डाउटफुल सा एक स्टॉक रहता है मेरे लिहाज से। तो मैं अरामको को सिर्फ उन लोगों के लिए सजेस्ट करता हूँ कि जो रोजाना ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना, तो ये इस वक्त वो टाइम है कि आप अरामको के अंदर ग्रुप है अरामको 222 है ना 4। तो अरामको देखें यहाँ पे ये इस वक्त तो एक लेवल है कि जो बहुत अच्छा लेवल बन गया है यहाँ पे ना, ये एक लेवल है यहाँ पे आप इसको बहुत आराम से परचेज करके छोड़ सकते हैं। कि अगर अब आपके पास कितना अरामको ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे इसको परचेज करके आराम से इसको रख सकते हैं इस लेवल को स्टॉप लॉस लगाते हुए। अच्छा स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है, दिमाग में रखिएगा कि आप अभी 25 की प्राइस चल रही है, 24.6 का अपना स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर किसी ने अगर एंट्री लेनी है तो वो ले सकता है यहाँ पे ना, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम लो है और ये फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनी है ना कि इसने अपना ऊपर आना ही आना है। यहाँ तक 27 तक इसको किसी भी हाल में, आज नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन जिस दिन ये थोड़ी सिचुएशन सेटल होगी, अभी ट्रम्प भी आने वाले हैं यहाँ पे सऊदीया के अंदर, तो ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी बेहतर होंगी, तो इसने 27 दे देना है, ठीक है। अब आपके पास इस वक्त जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा एक प्लान थोड़ा सा डिफरेंट रहता है हमेशा ना ट्रेडिंग का। तो मेरे लिहाज से मैं अगर अरामको में अभी घुसूंगा तो वो सिर्फ 2 रियाल के प्रॉफिट के लिए घुसूंगा कि 24.6 से 27 तक का मेरा टारगेट है। 2000 रियाल भी मैं 1000 शेयर भी उठाऊं। अब आप ये खुद सोचें ना कि मैं 24,000 25,000 लगाऊं और उसके बाद 27,000 पे उसको बेचूं,
ठीक है। तो और वो भी मुझे 2-3 महीने, अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये वीकली कैंडल है, ठीक है। अगर आप डेली पे आएंगे तो डेली पे आपको और वो नजर आना शुरू हो जाता है कि ये एक लेवल इसका बना है, यहाँ से आज इसने हल्की सी रिजेक्शन ली है, जबकि इसने देखें गैप अपना ऑलमोस्ट फुल कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बन गया था। तो यहाँ पे 3 अप्रैल को जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, इंटेलिजेंट ट्रेडर्स जो थे ना, वो यहाँ पे निकल गए होंगे कि ठीक है यार ये बन गया मॉर्निंग के साथ, अब नेक्स्ट डे इससे नीचे तो आना ही आना है ना। तो यहाँ पे आपको निकल जाना था। 26.3 के ऊपर एग्जिट कॉल थी बहुत अच्छी वाली, लेकिन चलें अगर अभी भी है तो ये अब इसकी सपोर्ट बनी है 24.6 की। आज आपकी एंट्री यहाँ पे बनती थी 25 के करीब ना, 25 के करीब, और 25 के बाद ये लेवल आपका बनता था 26.15 का, जहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था, लेकिन इसने 26.15 को टच भी नहीं किया और ये हाई बनाया 26.10 का। तो ये लेवल बन रहा था इसका, देखें 26.15 का, लेकिन 26.1 का। तो खैर अभी उम्मीद ये है कि कल की कैंडल आप देखिए, कल की कैंडल अगर रेड कैंडल बनना शुरू करती है यहाँ पे और क्लोजिंग इस के नीचे आ जाती है, यहाँ पे कहीं पे आ जाती है, कल आप इसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। कल इसमें ना एंट्री लेनी है ना कुछ करना, 24.62 तक इसको ऑब्जर्व करें। अगर कल यहाँ पे कोई एक अच्छी ग्रीन कैंडल सी बनती हुई दिखती है तो ये लेवल है, इस तक आपको अपना या तो इसके ऊपर क्रॉस करने के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लें, या फिर इस लेवल के ऊपर एंट्री करेंगे 27 के लेवल तक और सेल करेंगे। 1 रियाल का प्रॉफिट, बस ये 1 रियाल का गेम देगा। और अदरवाइज अब मुझे नहीं पता आपका लॉस कितना है इसके ऊपर। यहाँ पे अगर आप इसको एवरेज कर सकते हैं तो जस्ट वेट फॉर अ ग्रीन कैंडल, वहाँ पे एवरेज करें। 27 का एवरेज प्राइस जितनी करीब 27 के ला सकते हैं लेके आए और 27 पे निकल जाइएगा इससे। जी सर, बेसिकली मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब दैट विल बी बेटर कि मैं इसमें और इन्वेस्ट ना करूं, बल्कि कहीं जैसे आपने कहा था कि कुछ जगहों पे आप लॉस बुक करके निकल जाएं। मेरे ख्याल में 27 के प्लस ऊपर माइनस जहां आपका तक जो है ना बनता है, क्योंकि ये 27 पे थोड़ी रेजिस्टेंस लेगा। उसके बाद अगर 27 को क्रॉस करके सस्टेन करेगा फिर दोबारा घुसना हो तो घुस जाएगा, लेकिन 27 पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे प्रीवियसली इस लेवल पे बहुत अर्से तक ये चलता आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है ना डाउ थ्योरी के ऊपर कि ये डाउ थ्योरी के लो लोअर हाई, लो लोअर हाई, लोअर हाई। यहाँ पे आके इसने अपनी ब्रेक की, यहाँ पे इसने इसको रीटेस्ट किया, अब ये यहाँ पे आए, अब ये इसने लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, यहाँ पे इसने ये लो दूसरा जो है लो बनाया है, यहाँ पे शायद कहीं पे ये लोअर हाई बना के दोबारा नीचे आ जाए। तो ये आपका लेवल ये बन रहा है, यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है इसका, लेकिन इस लेवल के करीब आप जहाँ पे भी आपको मौका मिले इसमें से एग्जिट करें। सही, ठीक है, थैंक यू until वेरी unless it break above, it will not go up। दूसरा जी। कोई एहसन भाई साबिक वाला जी हमारे डॉक्टर पास साहब, थोड़ा सा साबिक वाला भी अगर आप थोड़ा सा कर दें। बताइए, जल्दी बताइए। अली साहब सवालात बहुत हैं। कल भी असल में कल भी इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा, अगर आप इजाजत दें तो बाकी लोग भी ये हैं काफी चले सवाल। चले कल सही है, कल चलिए। कल सही है? कल जी। कल अगर रख सुलेमान लें, मैं सुलेमान वादा हैदर नहीं करता, साहब, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो है ना मैं कल सेशन के इस तरह का मुझे टाइम दे दीजिए, 20 मिनट दे दीजिएगा, इंशाल्लाह जो भी 20 मिनट में क्यूरीज होंगी वो जी कर जी लेंगे, ठीक है। नहीं सबका देखना नहीं था। डॉक्टर साहब आपका भी है ना कि 10:30 करीब है। सुलेमान हाँ हैदर साहब आपके पास सवाल है? जी सुलेमान अस्सलाम हैदर, वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मैं दो चीज़ें अंडरस्टैंड करना चाह रहा था आपसे। टेक्निकल एनालिसिस माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है। हम सरप्राइज के बीइंग ए डॉक्टर, माशाल्लाह आपका टेक्निकल्स पे कितना अच्छा ग्रिप है आपकी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब भी किसी स्टॉक में एंटर होते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं कि भाई इसको जब ये इस प्राइस पे आ जाए तो बाइंग कर लें। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि टारगेट प्राइस कैसे सेट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि ये हमारी टारगेट प्राइस होनी चाहिए। कोई भी स्टॉक की एग्जांपल दे सकते हैं आप, किसी भी स्टॉक को रख के। एंट्री और एग्जिट, यानी एंट्री एंड टारगेट प्राइस। बहुत जो स्टॉक डिपेंड करता है कि आप मार्केट देख रहे होते हो। एसएनबी के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, कि एसएनबी के अंदर तो आपको बहुत सारी चीजें शुरू में ही पता लग जाती हैं। अब आप लगा लें, एक एसपीएम का चार्ट लगा लेते हैं, चलें एसपीएम का किसी भी स्टॉक की एग्जांपल ले लेते हैं कि एंट्री और उसमें टारगेट प्राइस कैसे सेट करते हैं। ठीक है, सऊदी पेपर मार्केट। अच्छा, ये देखें सऊदी पेपर मार्केट का ये एक मेरे ऑलमोस्ट आपको हर चार्ट पे मेरी जो है ना कोई वर्किंग मिलेगी। ये डेली चार्ट के ऊपर इसकी एक वर्किंग है। ये एक बॉक्स पैटर्न में बना रहा था, इसने बॉक्स पैटर्न ब्रेक किया था और ये यहाँ से गया। अब ये इस बॉक्स को रीटेस्ट करने आ रहा है। ये इसका एक लेवल बन गया है
जिसके ऊपर ये रीटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे। अब ये यहाँ तक इसकी एक एक्सपेक्टेड है। अब मुझे इसको इस रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे इसको जिसने आज एंट्री ली है वो इस तक एक्सपेक्ट कर सकता है। ये आप ये देखें, ये भी एक लेवल बना हुआ था जहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ तक इसको 58 के ऊपर इसको सेल किया जा सकता है, ठीक है। ये एक लेवल था 58 के करीब, 56, 7.4। बाइंग कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने अच्छा, स्टॉक देखिए, में एंट्री बाइंग के लिए देखिए कुछ आपको सबसे पहले तो टेक्निकल के अंदर आपको ये समझना होगा ना कि रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं, सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। कोई भी स्टॉक, जिस तरह आप ये देखो ना, ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क हुआ था, ये थोड़ा सा वाइड है तो ये वीकली के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये एक वीकली के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कितनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल दी थी वीकली बेस के ऊपर, ये देख रहे हैं आप, ये वीक की कैंडल है। इस वीक की कैंडल का मतलब है कि इस 7 दिन के अंदर स्टॉक यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 47 पे और ये क्लोज हुआ था 60 के ऊपर इस एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो ये एक वीकली कैंडल बनी थी, ये एक मेरा चार्ट बना हुआ है। इसने यहाँ पे जब मार्केट ने डिप लिया है और ये कैंडल जो बन रही है वीक की बेस के ऊपर, ये बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। इसने बिल्कुल इस लेवल को टच किया यहाँ पे, ये इन कैंडल्स की आप विक्स देखेंगे, यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर टच किया 40.25 और उसका यानी इसका इस वीक का लो क्या गया हुआ है, सॉरी इधर लो 48.3 गया है, ठीक है। 48.3 का इसने लो टच किया, यहाँ से इसने एक कैंडल बनाना शुरू की और ये ऊपर आया। अब ये यहाँ पे एक लेवल दिख रहे हैं, ये आपको एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। अब आपने अगर नई एंट्री लेनी है, पैटर्न चेक किए जाते हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये देख लें आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट के करीब कोई स्टॉक आपको दिख रहा है, ये इसकी एक सपोर्ट बन रही थी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी 48 के ऊपर वीकली बेस के ऊपर। अच्छा, ये तो रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, सॉरी मैं इसको रेजिस्टेंस लेवल समझ रहा हूँ, ये जो आप सपोर्ट कह रहे हैं जिसको। नहीं, नीचे आएगा स्टॉक, ये देखें नीचे आया, यहाँ पे आने के बाद जो नीचे की तरफ होता है वो हमेशा सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस ऊपर होती है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे देखें आप कितनी मरतबा स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है और रेजिस्ट करके नीचे आ गया। यहाँ पे स्टॉक कितनी मरतबा, अब ये एक चार्ट, आप ये बॉक्स देख लें कि बॉक्स जो बना हुआ है, इस बॉक्स के अंदर ये एक ऊपर की जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ये एक सपोर्ट लेवल बन गया। बॉक्स के ऊपर जब भी जा रहा है वहां से रेजिस्ट करके नीचे आया, नीचे आके अपनी सपोर्ट के ऊपर इसने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर वाले लेवल पे गया, वहां से रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे इसने क्या किया कि ये बॉक्स ब्रेक करके बाहर आ गया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट डे की कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती, ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, अगर यही एक ग्रीन कैंडल बन जाती यहाँ पे इस किस्म की कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती और ये यहाँ पे तो और यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाती, तो ये जो कैंडल होती ये एक बहुत अच्छी साइन होती मॉर्निंग स्टार की, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते कि अब ये इस लेवल को ब्रेक करेगी। लेकिन इसने क्या किया, उसका अपोजिट बनाया। अच्छा, अब ये जो पैटर्न बनता है इसको वीकली बेस के ऊपर यहाँ पे ये मारूबुजू टाइप की बड़ी कैंडल बनी, रेड कैंडल, बियरिश कैंडल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। उसके बाद ये पियर्सिंग पैटर्न आ गया, इसका यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी, यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से ये स्टॉक यहाँ पे आके इसने एक अपना मजीद सपोर्ट, ये जिसको कहते हैं ना, ये अगर आप डेली पे देखेंगे तो ये क्या हुआ है यहाँ पे कि इसने सिर्फ स्टॉप लॉस हंट किए हैं। जिन लोगों ने सिस्टम में अपने स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे, ये यहाँ पे ब्रेक करके आया है, इसको स्टॉप लॉस हंट किए, यहाँ पे अब इसने ये बना दिया। अब आपका इस स्टॉक का स्टॉप लॉस 48.25 है। इफ इट गोज बिलो 48.25 देन इट विल बी अ बैड साइन फॉर दिस स्टॉक, क्योंकि फिर ये आपके इस लेवल तक आ सकता है, ये नीचे यहाँ तक, ठीक है, इन लेवल्स तक, या एटलीस्ट 43.15 तक। राइट, ठीक है, व्हाट्स योर पॉइंट? सो व्हाट अबाउट द टारगेट प्राइस? अब इसी की हमने टारगेट प्राइस सेट करनी हो बाइंग के लिए। आप ये देख रहे हैं, एक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये व्हाइट कलर की है, ये ट्रेंड बन गया, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रेंड बना हुआ है, ये एक लाइन चली थी यहाँ से 2-3 मरतबा, ये रीसेंट ट्रेंड लाइन है। बाकी और ट्रेंड लाइंस होंगी इसकी, लेकिन ये रीसेंट ट्रेंड लाइन है इसकी एक, ठीक है, ये रीसेंट ट्रेंड लाइन है। अब इस वक्त इसका रीटेस्ट बनेगा, यहाँ पे इस लेवल को इसने रीटेस्ट करना है 61 का, 61 के करीब 59.8 लगा लें या समथिंग, इसको थोड़ा सा नीचे ही रख लें आप, ठीक है, 59.8। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल ही हो सकता है ये स्टॉक 59.8 को टच करे एंड देन प्रे कि ये दोबारा इस बॉक्स के अंदर घुसे और ऊपर की तरफ जाए, लेकिन अदरवाइज ये 59.8 से दोबारा रेजिस्ट करके, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बनी गई है और ये एक जैसे कहते हैं ना इंक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है। जब भी कोई इंक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन,
हाँ, ये एक सपोर्ट लेवल होता है। अच्छा, ट्रेंड लाइंस के अंदर एक चीज जो देखनी होती है ना कि आइदर ट्रेंड लाइन इज इंक्लाइनिंग लाइक दिस और इट इज डिक्लाइनिंग लाइक दिस। अगर इंक्लाइनिंग लाइन को एक स्टॉक, जिस तरह ये इंक्लाइनिंग लाइन है, ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये ज्यादा एक्साइटमेंट की बात नहीं है। हाँ, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है और उसको स्टॉक ब्रेक करके ऊपर जाता है ना, यहाँ से कोई ब्रेक करता है और यहाँ पे चला जाता है, तो दैट विल बी ए गुड साइन। बट अगर कोई स्टॉक यहाँ से जो है ना, जिस तरह एक इंक्लाइनिंग चीज है, इसको यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये दोबारा रेजिस्ट करेगा, दैट कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट और समथिंग लाइक दैट ना। लेकिन इसके अंदर हमेशा इस चीज के ऊपर ज्यादा नजर रखा करें कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइंस होती हैं उनका ब्रेक बहुत अच्छा आता है, आपको हमेशा उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगी। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर साहब। असद जावेद साहब, आपका सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं आपका, क्योंकि आपके जो चार्ट्स आते हैं वो मैं एनालाइज कर रहा होता हूँ, कुछ लोगों से पर्सनली मैं मैसेज पे बात कर रहा होता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैंने सरमाया से टेक्निकल एनालिसिस कोर्स किया था, लेकिन आप मुझे नहीं पता, अगर आपको उनके बारे में पता ही नहीं पता, वो बेसिकली फॉरेक्स पर ट्रेड करते हैं। तो फॉरेक्स की बुकिंग क्या बहुत ही हाई वॉल्यूम होती है, तो उसमें हमारे साथ एक और 2-4 कोलीग हैं जो इस ग्रुप के अंदर भी मौजूद है, कि हमारा एक्सपीरियंस ना बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गया है। क्योंकि लेट्स से उसमें अगर डाइवर्जेंस बन जाती है तो वो फिर प्ले होती है और फिर उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें डिफाइन हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा बाजों का डाइवर्जेंस बनी हुई है, रिवर्सल के साइन आ गए, उसके बाद भी जो है वो चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती। आई एम सॉरी कि मेरे पास अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है लेजिट जो मैं आपको दिखा सकूँ, टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है। मैंने थोड़ा सा आपकी स्ट्रैटेजी देखी, आप डाइवर्जेंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं और आप कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो कि हमारी ट्रेनिंग के ना थोड़ा सा, हमने बस कैंडलिस्टिक पैटर्न इंट्रोडक्शन के तौर पे देखी थी, बाकी हम डाइवर्जेंस और फिप के लेवल्स को देख के हम लोग जो है ना डिसीजन ले रहे होते थे। फिर बाकी जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स आप डिफाइन कर रहे हैं, इनको हम देख रहे होते थे। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में कैंडलिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डाइवर्जेंस देख के डाउ थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हुए आपको आगे बढ़ना है? देखिए, सरमाया वाले तो जो है बहुत बड़ा एक ग्रुप है और वो टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग से इतना कमा रहे हैं जितना शायद वो ट्रेडिंग से नहीं कमा रहे होंगे। रह गई बात डाइवर्जेंस की और इनकी, ये तमाम चीजें मैं देख रहा होता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं इनको नहीं देख रहा होता, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट, इंडिया की मार्केट और सऊदी मार्केट, इन तीनों में बहुत फर्क है। ठीक है, सऊदी की जो इंडिया की मार्केट है उसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो जिस तरह फॉरेक्स की भी बात कर लें आप, फॉरेक्स के अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैं। मैं आरएसआई से ज्यादा फॉरेक्स में भी अगर कभी किसी को कोई मशवरा देता हूं तो वो वॉल्यूम्स को देख के ज्यादा दे रहा होता हूँ ना, कि जो है ना उसके बाद प्राइस एक्शन इज ऑलवेज द लास्ट थिंग ना, क्योंकि डाउ थ्योरी आपको क्या कह रही है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग ना। अगर कोई चीज आज लॉस में है तो प्राइस में शो हो जाएगी, प्राइस गिर जाएगी उसकी ना चीज की। अगर कोई चीज आपको, यानी कल को कोई कंपनी एक नया अपना एक ब्रांच खोलने वाली है तो डेफिनेटली जो इनसाइडर्स होते हैं ना, जो घर में बैठे हुए होते हैं, मेरी कंपनी है, अगर मुझे पता है यार मैं कल ब्रांच खोलने वाला हूँ तो और मुझे उससे जो है ना मेरा एकदम प्रॉफिट में जंप आएगा, तो मैं खुद से उसके शेयर खरीदना शुरू कर दूंगा। एहसन भाई बहुत मेहनत कर रहे होते हैं इन तमाम चीजों के अंदर, बड़ी मैं यानी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी इस लिहाज से कि बहुत मेहनत करते हैं, आपको जो है ना यानी ऐसी न्यूज दे रहे होते हैं जो कि शायद एक लेमैन के लिए बहुत बड़ा काम करती है, कि जो है ना ओनर की चेंजेस कितनी आ गई। अगर एक ओनर ही अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा तो कभी भी आप उसके ऊपर जो है आप उस कंपनी में भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओनरशिप चेंजेस और ये तमाम चीजें आप देखेंगे। अब जिस तरह ये एक नामा केमिकल का चार्ट है, आप ये देखें नामा केमिकल का चार्ट, ये एक बहुत अच्छा चार्ट बनाता है, इसने एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न बनाया है। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया ना, ये इस किस्म का, इसने ये एक कप बनाया और उसके बाद ये एक हैंडल बनाया, जो कि इसने एक ब्रेकआउट यहाँ दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद, और इस कितनी अच्छी कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट दिया। लेकिन क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट चेंज हुए, मार्केट सेंटीमेंट चेंज होने के ऊपर इसने ये इस पैटर्न को कहते हैं यहाँ पे, ये जो पैटर्न है ये वाला, ये पियर्सिंग, ये अपना सॉरी क्या कहलाता है ये जो है ना, खैर एनगल्फर तो नहीं कह रहा? एनगल्फर नहीं कहलाता, ये जो है ना, खैर
दिस इज द साइन ऑफ बेयरिश मूव नाउ ना। तो इसने बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर जो है ना डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, ये डार्क क्लाउड बनाया है इसने। यहाँ पे डार्क क्लाउड बनाने के बाद अब आप इसके बाद देखें, यहाँ पे इसने अपनी तमाम एक सपोर्ट के ऊपर आके ये स्टॉप लॉस हंटिंग थी, ये यहाँ तक नीचे आया। ये जो पिछले दिनों में कल परसों में हुआ है ना, आप यकीन करें कि ये तमाम का तमाम ये सेम इन्वेस्टर थे जिन्होंने ऊपर माल बेचा है, नीचे वही माल उन्हीं इन्वेस्टर्स ने उठा के मार्केट को मिड पे लाके खड़ा कर दिया। कुछ लोग इसमें से आउट हो चुके, क्योंकि आप देखें ना, कोविड एक रीजन था, बाकी कुछ चीजें रीजन थी, लेकिन दिस टैरिफ एंड दिस इज नॉट द रीजन। एक बिजनेसमैन एक मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट बना हुआ है, वो बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस नहीं करेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो इन मूव्स के ऊपर छोटी मोटी चीजें आएंगी, लेकिन कभी भी ऐसा बिग लॉस नहीं आएगा कि बिजनेसमैन को लॉस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये एक इसने बना के डार्क क्लाउड कवर बना दिया। अब जब तक ये लेवल दोबारा ब्रेक नहीं हो जाता 31.8 का, जिस दिन ये 31.8 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा ना, उस दिन आप इसके अंदर एंट्री करें। इसका टारगेट प्राइस आपकी ऑलमोस्ट बन जाएगी, यहाँ से आप इसको यहाँ लगा लें और इसको मूव कर लें यहाँ तक, ठीक है। ये तो इसकी टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट आपकी ये आराम से 35.5 के करीब बनेगी। अच्छा, रह गई बात, आप अभी मुझे कह रहे थे कि मैं यूज नहीं करता, ये देखिए ये तमाम और भी इंडिकेटर्स हैं जो कि मैं यूज कर रहा होता हूँ। ये RSI भी यूज हो रही है, ठीक है, इसकी क्रॉस ओवर्स यूज हो रहे हैं RSI के। यहाँ पे मैं मैकडी भी यूज कर रहा हूँ, मैकडी भी इसके अंदर अभी बियरिश साइन दे रहा है। ये जो है RSI ने यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनाई हुई है, जिसके ऊपर इसने मूव ऑलरेडी दे दी है। मैं हमेशा रिसेंट के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, मैं आपको कभी भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि देखो यार यहाँ पे ये स्टॉक मूव कर रहा था, ये ठीक है कि यार, लेकिन अभी रिसेंट जो मूव कर रहा है ना उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर ये भी RSI के क्रॉस है, ये बात हो रही है, ये एक ADX का इंडिकेटर होता है। ये तमाम इस वक्त जो साइंस दे रहे हैं ये, लेकिन ये सब बाद में आता है। मेरा सिर्फ ये स्क्रीन खुली हुई होती है इसके ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, और साथ में कभी कभार ये बोलिंजर बैंड यूज करते हैं। ये बोलिंजर बैंड के अंदर आप ये देखें, ये बोलिंजर बैंड से बाहर गया था, इसको वापस जरूर अंदर आना था। बोलिंजर बैंड अब पैरेलल हो रहा है इस वक्त, ये दोनों के दोनों। ये टारगेट प्राइस यहाँ तक आनी थी जो कि आ गई, ये इसकी मिड बोलिंजर बैंड। अगर बोलिंजर बैंड से बाहर या अंदर कोई यहाँ पे जाता तो यहाँ पे मिड तक आना था, ऊपर निकला तो ऊपर से मिड तक आना था। ये बोलिंजर बैंड के रूल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ बोलिंजर बैंड ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट चल रहा है इस वक्त बोलिंजर बैंड। अब ये हो सकता है बोलिंजर बैंड यहाँ तक मूव करे, यहाँ से यहाँ तक मूव करे, या हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहाँ पे। तो ये अपने मिड रेंज तक आ गया है। यहाँ से अगर कल को ये इस लेवल को ब्रेक करता है 29 को, तो हो सकता है कि ये इस लेवल तक दोबारा आए, 29 से 30.6 तक। ये एक मूव है, ये मेरी मूव होगी। यहाँ पे अगर कल को ये ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो मैं हो सकता है यहाँ पे कल इसमें एंट्री लूँ 29 के ऊपर, और 30.5 30.6 के करीब मैं अपना जो है ना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था इसमें कि आप टाइम फ्रेम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ चीजें आपको सारे टाइम फ्रेम देखना है भाई। टेक्निकल एनालिसिस में जब तक आप सारे टाइम फ्रेम देखना नहीं शुरू करोगे, तब तक आप कभी भी जो है ना, यूजुअली सबसे ज्यादा जो काम हो रहा होता है वो डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा होता है, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, ठीक है। अगर एक स्टॉक कभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो है ना वो ऊपर जाएगा, लेकिन वीकली के अंदर जिस तरह इसी को देखते हैं, ये वीकली में क्या कह रहा है, ये वीकली में डॉक्टर साहब एनालिसिस कर रहे हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप EIC को एनालिसिस कर लें, क्योंकि इसमें हेवीली EIC बहुत छोटा स्टॉक होता है ना, तो मैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर मुझे बड़ा मजा नहीं आता ना। मैंने कहा ना, मुझे मजा आता है स्टॉक के अंदर तो मैं करता हूँ। EIC 2-3 रियाल का 7 रियाल का स्टॉक है। अब ये देखें, ये इसने एक कैंडल बनाई है, डेफिनेटली यहाँ पे ये एक बोलिंजर बैंड से बाहर आ गया होगा, ठीक है। प्लूटो बनाया होगा इसको, ये कहलाता है प्लूटो। अब इसने यहाँ से इधर तक तो ऊपर आना ही आना है। ये एक इसकी मूविंग एवरेजेस बन रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसका एक लेवल बनता है, ये पहली 9 डे की मूविंग एवरेज है। तो 9 डे 6.24, और ये कल को और थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, तो 6.12 के करीब इसकी एक वो बनती है कि इसने एंट्री देनी है। आज की क्या है इसकी, आज की कैंडल कहाँ है, ये तो कल की होगी ना। आज की कैंडल ये कब की है, 6 अप्रैल की है। तो इसकी 8 अप्रैल, हाँ डेली की इसकी कैंडल आपको बनेगी 5.56 पे क्लोज हुआ है। हाँ
ये देखें यहाँ तक बना है ना, तो ये इसकी एक कैंडल बन रही है। अब ये इसका एक इसकी ट्रेंड बन रही थी, ये इसने यहाँ से जाके इसको ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर इसने ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, सस्टेन। अब आप ये देखें, मैं फिबोनाची भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज, हर चीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बस आपको समझ आना चाहिए कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है और किस चीज को यूज करना है। ठीक है, अब ये इसका हमारे पास यहाँ तक टाइम है डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी भी 4 लोग जो है इंतजार कर रहे चलें जल्दी करते हैं, दूसरे वाले सवाल ले लेते हैं। अब ये हैं। यहाँ सुहेल पे अहमद साहब, Thank you so much, जज़ाकल्लाह, both of you, एहसन साहब एंड डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। जी जी बिल्कुल। सुहेल अहमद जी साहब आपके पास जी जी, मैं बस 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी सेविंग जो है ना एज एन इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं डेली ट्रेडिंग का तो टाइम नहीं है, मैं अपने पैसे ये रिलायबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि कुछ प्रॉफिट भी आता रहे और सरमाया जो पैसे जो है वो सेफ रहें। मैंने अरामको को लगा कि अरामको बड़ी सेफ कंपनी है, मैंने 33 का जब से लेना शुरू किया तो वो गिरता ही गया, और फिर मैं उसको एवरेज करने की कोशिश करता रहा, अब तो वो 25 तक पहुंच गया। अब फिर रिसेंटली मैंने मेरे ख्याल से 6 महीने पहले ये सऊदी लॉजिस्टिक में भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, जब ये 275 का था, जब 250 का हुआ मैंने लेना शुरू किया, अब ये 175 का हो गया। फिर किसी ने मशवरा दिया था कि सैविक की बहुत अच्छी कीमत है, तकरीबन 68 का, तो मैंने 68 का लिया, अब वो 60 का हो गया। यार सैबिक के ऊपर तो तो मुझे याद पड़ता है, सैबिक से 2010 है ना शायद, 2010 सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज। ये सैबिक के ऊपर तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने, देखें ये मेरी कब की वर्किंग है ना, ये मुझे याद पड़ता है कि बहुत पुरानी एक वर्किंग थी मेरी ना सैबिक की। और ये जब ये बना भी नहीं था ना ये ट्रेंड, जब मैंने ये, शायद आप ग्रुप में चेक करना सैबिक से ना, आपको शायद ये चार्ट उस वक्त नजर आएगा और ये एरोज उस वक्त भी बने हुए नजर आएंगे। ये चार्ट यहाँ पे कहीं पे था। ठीक है, ये सितंबर की बात होगी। आप इसमें देखता हूँ मैं, हो सकता है मेरा कहीं पे कोई नोट भी दिख जाए मुझे सैबिक की। ये आप देखेंगे किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे याद पड़ता है, और मैंने उस वक्त बताया था कि ये अपना लोअर हाइज बनाना शुरू हो चुका है। तो ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। तो ये अब यहाँ पे आया हुआ, और ये इसका वो था सैबिक का ना, ये खत्म था ना, इसका लास्ट पॉइंट था। इसने अब इसको ब्रेक कर दिया है ना 61 के, तो ये बहुत गॉन केस है इस वक्त। ये स्टॉक तो बहुत ही गॉन केस है ना। तो इसके अंदर आपको मेरा मशवरा तो ये होगा भाई कि सॉरी टू से, आप, आई डोंट नो कि आपका कितना लॉस है, लेकिन आपको इसमें लॉस बुक करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त अपना हिस्टोरिक लो के ऊपर बैठा हुआ है 61.7 के अंदर। अगर आपकी बाइंग कहीं यहाँ पे भी है, चलें 71 72 के ऊपर है, तो आप इसको कुछ एवरेज करके यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने का, 66 पे एग्जिट करने का सोच सकते हो। लेकिन अगर आपकी बाइंग यहाँ पे कहीं पे है 84 85 के बाद, तो भाई इट विल टेक टू लॉन्ग। यानी अगर ये यहाँ से शुरू भी होना शुरू करे ना, बनाना भी शुरू करे यहाँ से, तो ये कहीं यहाँ पे बनाता 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 मेरे ख्याल में नवंबर दिसंबर में जाके कहीं पे कुछ अगर ऊपर आया तो कब बना दे और कब बना के ऊपर चला जाए। लेकिन अब आपकी होल्डिंग पावर के डिपेंड करता है। आप कह रहे सेविंग्स लगा दी, सबसे बड़ा मेरा तो फियर ही है ना, मेरी तो सोच में सबसे बड़ा घबराहट ही इस बात की होती है मुझे कि यार देखिए, मेरा एक अमाउंट मैंने फिक्स किया हुआ है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो मेरा पैसे लगे हुए ना ऐसे स्टॉक के अंदर, उसमें से 80% मेरा वो है जो मैं स्टॉक से कमा चुका हूँ। अगर आज मेरा स्टॉक जीरो भी हो जाएगा तो मुझे इंशाल्लाह परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं सिर्फ अब स्टॉक के पैसों से लगाने को मैं आज और भी पैसे लगा सकता हूँ ना स्टॉक के अंदर। लेकिन आई प्ले विद माई लिमिट ना, कि ये मेरी लिमिट है। बाकी पैसे घर पे रखे हुए हैं, बाकी पैसे जो है बच्चों की एजुकेशन के लिए रखे हुए हैं, बाकी पैसे और चीज़ों के लिए रखे हुए हैं, सेविंग्स अलग जा रही हैं। ठीक है, ये अपना आपको वो करना होता है। कभी भी उस पैसे को जो कि आपकी सेविंग्स है ना, वो नहीं यूज की जाती स्टॉक के अंदर। ये भी खैर एक साइकोलॉजी की बात है, लेकिन इसी के ऊपर मेरा जो है ना, मेरा मेन इंटेंशन इस वक्त सऊदी मार्केट के अंदर लोगों को यही समझाना है कि भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको नहीं घुसना कि भाई सब कमा रहे हैं मैं भी कमा लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है मैंने कि जो कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए स्टॉक में आए हैं क्योंकि हम अपना मंथली एक्सपेंस पूरा कर लें। ठीक है, अगर मंथली एक्सपेंस पूरा करना है तो आपको बहुत लिमिट नॉलेज के साथ, लिमिट मनी के साथ इन्वेस्ट करना है। आप मंथली एक्सपेंस पे नहीं कमा सकते, आप मंथली घर नहीं चला सकते इस मार्केट से, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते। आप
आप मुझे बताएं ना, 10-12 हज़ार का लॉस हुआ हुआ है, आप महीने के 1-2 हज़ार कमाना चाह रहे थे, 10 हज़ार का लॉस हुआ हुआ है, नाउ व्हाट विल यू डू? आप कभी भी निकल थोड़ी सकते हैं, आपकी सेविंग्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। खैर इसमें कोई बुरी वो नहीं, आप बैड फील मत कीजिएगा, लेकिन जो है ना ये स्टॉक साबिक वाला तो इस वक्त बहुत लो पे है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट फ्रॉम वेरी सून। तो अगर आपकी क्वांटिटी 1000 की है तो आप इसके अंदर से 500 निकाल के 500 के कैश को किसी और स्टॉक में यूज करके रिकवर करना शुरू करें। और जब आप देखते हैं कि ये स्टॉक अपनी ये एक जो रिसेंट ये बनी हुई है इसकी एक रेजिस्टेंस 66.3 के लेवल के ऊपर, ठीक है, 66.3 के लेवल के ऊपर अगर ये जो है ना अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसके बाद से हम इसके अंदर और सस्टेन करता है तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, जब अगेन इट विल रीटेस्ट 66.2 देन वी विल एंटर। ये कैंडल जो बन रही है उसमें आप बोलिंजर बैंड में बाहर होगी तो इसने ऊपर तो आना ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी तो हर स्टॉक बाहर आया है ना, लेकिन ये थोड़ा सा ये यहाँ पे आने के बाद, हाँ ये देखें आप, ये बाहर आया है, इसने इस लेवल तक तो आना ही है 62 के लेवल। डॉक्टर साहब देखें, ऑफ कोर्स आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप हर पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करें, फिर मशवरा दें सबको, और हर एक किसी के पास डिफरेंट स्टॉक्स हैं। मैं आपसे एक जनरल बात ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, नुकसान में तो मैं पहले ही था और भी लोग होंगे, लेकिन अब जो है मार्केट की सिचुएशन की वजह से हम थोड़ा एकदम सडन डीप आ गया, स्टीप आ गया, तो हम थोड़े से पैनिक हो गए। तो बेसिकली मैं जो है पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहता, मैं अपने लॉस को रियलाइज नहीं करना चाहता। मैं इसको मजीद लाइक 3-4-5 मंथ्स होल्ड कर सकता हूँ, इस उम्मीद पे कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी, फिर मैं इसको एक अच्छे पॉइंट पे एग्जिट कर सकूं। देखें और इन फ्यूचर स्टॉक में जो है ना 2010 अगर आपको इसकी नजर आ रही है तो ये डाइवर्जेंस दिख रही है आपको, ये इसको कहते हैं बुलिश स्टॉक, यहाँ पे नीचे जा रहा है और जो आरएसआई है वो थोड़ी सी ऊपर आई है, ठीक है, तो अब आरएसआई ने यहाँ पे आने के बाद यहाँ से निकलना है वापस ऊपर, ठीक है, जब ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो स्टॉक बहुत ज्यादा बुलिश कहलाना शुरू कर देता है, डायरेक्शन मूवमेंट भी थोड़ी सी ऊपर आना शुरू हुई, तो यहाँ से स्टॉक ने थोड़ा सा ऊपर आना है यहाँ तक। अब इस वक्त आई डोंट नो कि आपकी कितनी होल्डिंग है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 60.2 के लेवल के ऊपर, जहाँ पे ये आज स्टॉक क्लोज हुआ है 60.6 के ऊपर, 60.2 के को अपना स्टॉप लॉस मानते हुए इसको एवरेज कर सकते हैं, 60.2 को वो कीजिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए अपना, ठीक है, 58.2 पे और 2 रियाल का मजीद, और यहाँ से बैलेंस करके यहाँ तक 62.8 तक आप इसमें से निकल जाइए, 62.6 62.8 तक इसमें से निकल जाइए अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको कुछ एवरेज मिलेगा। दूसरी रह गई बात, दोस्त आप जो कह रहे हो ना कि मैं रियलाइज नहीं करना चाहता, जब रखोगे ना तो प्रॉब्लम रहेगी, स्टॉक लॉस रियलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, लॉस रियलाइज करोगे तो वो मनी को आप किसी बेटर उसमें यूज करोगे, होप में रहोगे कि यार यही स्टॉक मेरा रिकवर हो जाएगा, तो होगा इंशाल्लाह, लेकिन इट विल टेक टाइम एंड इट नहीं कैन नहीं टेक। डॉक्टर साहब, मेरी कोई जिद नहीं है कि मैं रियलाइज नहीं करना चाहता, मेरा मतलब है मैं पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहता। पैनिक तो भाई पैनिक नहीं है ना इसमें, आप ये देखो ना, ये इसकी 200 मूविंग एवरेज है, ये वाला ये जो येलो लाइन है ना, ये 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज से नीचे अगर कोई स्टॉक होता है ना तो दैट इज डेफिनेटली अ बियरिश स्टॉक, और लुक फ्रॉम हाउ लॉन्ग इट इज बीन इन 200, ये देखो यहाँ से ये 200 से नीचे आया था, यहाँ से इस लेवल से ये यहाँ से आया था कहीं से नीचे, अब वहां से आप क्या सोच रहे हो कि कब तक जाएगा यार ये 200 से ऊपर, जो है ना इसको जाने में अभी सदियां लगेंगी। डॉक्टर तो साहब अगर आप याद हैं तो मैं 2 मिनट आपके देना चाहूंगा, क्योंकि मेरी इस पे ना बहुत अच्छी वर्किंग हुई हुई है। एक्चुअली इसके सीजन मैंने ड्रॉ किए हुए थे, इसका 2 साल बेरिश रहते हैं, 2 साल इसके बुलिश रहते हैं, लेकिन इसको जुलाई में 59.6 के लेवल पर टच कर जाना चाहिए था, जो कि इसका ऑल टाइम लो है, जो कि आप अगर 2012 से अगर इसके सीजनल ड्रॉ करेंगे ना तो 59.6 से नीचे नहीं गया ये, जो कि अब आया, जिसको इसको जुलाई में जाना चाहिए था। अब इसने कब ऊपर जाना है, क्योंकि इसने कितनी डाइवर्जेंस को डॉज किया है और इसने जो है ना रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, बहुत बुलिश डाइवर्जेंस बनी है अगर आप इसको डिटेल देखें। तो मैं इसको जुलाई से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ एक अच्छी एंट्री के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं किया। अगर उसको लेवल पे प्ले करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 साल इसको होल्ड कर सकते हैं तो गुड, अदरवाइज डॉक्टर साहब की आप राय माने और इसको एग्जिट कर जाए। ये परफेक्ट, देखिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
एक चीज ये समझना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है ये बेसिकली पेट्रोकेमिकल कंपनी है ना। तो पेट्रोकेमिकल कंपनी ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तो जब पेट्रोकेमिकल कंपनी चलेंगी तो ये भी चलेगा, और ये फिर ये मार्केट लीडर है पेट्रोकेमिकल कंपनीज में। मतलब इसके पास इतनी कंपनीज है, इतनी सस्ते कंपनीज है, इतने शेयर है इसके पास, ये आपकी सोच है खाली। तो ऑब्वियसली जो टेक्निकल वाइज है वो डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, मगर जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको पैसे नहीं चाहिए और उसने एक सोच कर इन्वेस्ट किए हुए, तो वो यहाँ पर डीसीए कर सकता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जी, वैसे इन्होंने बड़ा अच्छा डिविडेंड भी दिया अभी रिसेंटली। देखिए, आपके पास जितनी भी कंपनी है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और उनमें से बहुत सौ के शेयर्स मेरे पास भी हैं। मैं 80% कैश पे हूँ, मगर जो 20% है उसके अंदर मेरे पास साबिक भी है। लिमिटेड क्वांटिटी है, मगर मैंने रखा हुआ, और मैंने यही सोच के रखा हुआ है कि अगर ये नीचे जाएगा तो मैं इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करूंगा। तो खैर, मतलब अभी हम वो डिफेंसिव उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर। जो डॉक्टर साहब का पर्सपेक्टिव है ना, वो टेक्निकल के हवाले से और ट्रेडिंग के हवाले से। मेरा जो है टोटल टेक्निकल जब बेसिस पे होता है। जवाद साहब, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब जवाद साहब आएंगे ना तो वो डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेश करेंगे, और मैं भी दरअसल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करूंगा, और हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो अगेन, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं या ये सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आपको क्या करना है वो आपका काम है। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि ये आप पैटर्न या ये चीज आप जो है करें। मगर क्योंकि एक बंदा जिस चीज से कंफर्टेबल होता है, जो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है उसका, ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, उससे कंफर्टेबल होता है, तो वो उसको बेहतर समझता है, वो आगे प्रेजेंट करता है। तो जवाद साहब इंशाल्लाह हैं, अब अब्दुल कद्दूस भाई हैं, वो भी हैं। तो ये सारे जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे ग्रुप में एक्सपर्ट्स हैं और जो पहले सेशन ले चुके हैं हमारे, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, ताकि आप जो फिर जिसके साथ अलाइन होना चाहते हैं वो फिर आप उनके साथ अलाइन हो, और टाइम टू टाइम फिर उनसे अपडेट लेते रहें। तो ऑब्वियसली कोई इतना टाइम नहीं हर किसी के पास। डॉक्टर साहब ने आज बहुत टाइम निकाल लिया, मगर ये कि टाइम टू टाइम हम कोशिश करते हैं कि सेशंस हो, और जो जिसको फॉलो करता है उससे अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब की बहुत अच्छे एनालिसिस होते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वहां से, टाइम तो ज्यादा हो गया, आई डोंट नो आपके पास टाइम है या नहीं, इसको कोई मसला कंक्लूड नहीं, करें, अगर है क्योंकि एक अभी आध भी सवाल 3 है लोग हैं। बात कराएं, जरा जल्दी से करते हैं, देखते हैं 3 क्या है। लोग बैठे हैं बेचारे। मुझे अरसलान नहीं साहब, पता आपके हमारा पास क्या टाइम है, कल दे सकूंगा नहीं, तो इसलिए चलें, अगर जो हो सकते हैं वो कर लेते हैं, बस जी जी 11 तक मैक्स फिनिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। अरसलान साहब आपके पास है, मोहम्मद अरसलान। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जितने भी भाई अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए अस्सलाम वालेकुम, स्पेशली डॉक्टर साहब के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर एवरीथिंग। दैट्स वेरी गुड दैट यू गिविंग अस सच टाइम। डॉक्टर साहब, मैं बेसिकली मेरा जो शायद आपने काफी स्टॉक जो है वो एनालिसिस अभी किए हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो मैंने कच्चे, मतलब फिलहाल के लिए मैं कच्ची हिट पे हूँ। तो मतलब रिसेंटली जो भी मार्केट से मैंने काफी मतलब ठीक फायदा उठाया, जिस हिसाब से मतलब वो लोअर स्टॉक लोअर एंड टच की है मोस्ट ऑफ द स्टॉक। लेकिन मैं इस बिलीव पे चलता हूँ कि ये कंपनीज अच्छी हैं, जिस तरीके से सऊदी लॉजिस्टिक हो गई, अरामको। अरामको तो खैर मतलब वो एक सेविंग है, एक रख दी है वो, उसके लिए डिविडेंड ये चीजें। मैं अभी फिलहाल के लिए एक स्टॉक में बुरा फंस गया हूँ, मतलब ज्यादा बुरा भी नहीं फंसा, लेकिन आप कह सकते हैं कि 10% 10% 15% उसका चल रहा है फिलहाल मेरा लॉस में। तो मैं उसके लिए थोड़ी सी एडवाइस लेना चाहूंगा। छोटा स्टॉक है, बड़ा नहीं है, बनान के नाम से। तो अगर आप काइंडली उसमें थोड़ा एडवाइस कर दें मुझे तो। नंबर बताइए। बनान रियल एस्टेट में है। बनान, ठीक है, 4324 नंबर है इसका। अभी ये रिसेंटली लिस्टेड हुआ है ना? जी जी, रिसेंटली लिस्टेड हुआ ये नूमो में था शायद। है। जी, नहीं नहीं, ये तासी में है। नहीं, नहीं नोमो में नहीं, पहले नूमो से होगा। तासी में है। हाँ, नूमो से नोमो तासी में में। पहले था, अब नोमो तासी में है। अच्छा, देखें, आप इसका खुद आप ये देखो, अगर आपने मेरी पहली प्रीवियस प्रेजेंटेशन डाउ थ्योरी के ऊपर जो थी वो अगर अटेंड की हो, तो उसमें आप ये देखें एक्सीलेटर किस तरह दबा हुआ था, यहाँ पे आके एक्सीलेटर छोटा हुआ थोड़ा सा,
कहते हैं गाड़ी का एक एक्सीलेटर होता है, वो छोटी कैंडल्स बनना शुरू हुई, छोटी करने के बाद फिर यहाँ पे इसने एक दोबारा ये ब्रेक कर दिया। अब ये जो एक लेवल बन गया ना, ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ टेक्निकल के ऊपर बात करता हूँ। मेरा हमेशा ये होता है कि क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के ऊपर हमेशा आप पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं कि यार ठीक है मैं 10 साल बाद देखूंगा, और वो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि लॉन्ग टर्म भी 2 साल का जी लॉन्ग टर्म होता है, 2 साल नहीं है लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल की बात होती है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में ही आता है, एक दो साल ना। अब यहाँ पे ये एक लेवल बन गया ना, इसने ये एक लेवल बनाया, उसको भी ब्रेक किया, ऊपर आया, फिर दोबारा नहीं आ पाया, तो भी एक लेवल बन चुका है। तो अब आपको अगर ये बहुत छोटा स्टॉक है, इसके अंदर मूवमेंट भी, वॉल्यूम आपको इसके अंदर देखें, ये वॉल्यूम किस कदर मिल रही है यहाँ पे वॉल्यूम। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक एक्यूमुलेशन शुरू हुई थी, अब ये वॉल्यूम से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन थी, ठीक है, वॉल्यूम से। लेकिन इसने इस वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे क्या किया कि इसने यहाँ पे भेज दिया। अब दो ऑप्शन है, दो चीजें यहाँ पे, एक तो ये जहाँ पे लिस्टिंग हुई इसकी, वहां से इसने ये 8 से जंप दिया और ये गया 8.99 के ऊपर। तो जिन लोगों ने इसकी लिस्टिंग की है उनका ये क्योंकि बहुत रीसेंट स्टॉक है, तो इसलिए इसके ऊपर टेक्निकल हमारे पास ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। अब हमें इसको थोड़ा सा फंडामेंटली जाके देखना पड़ेगा ना, उसके अंदर आपको, अब आप किसी से हेल्प लें, किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से, किसी ऐसे पूछें, या आप इसकी फाइल्स खुद पढ़ना शुरू करें, आपको अंदाजा होगा कि इनकी लिस्टिंग की वजह क्या थी, इनको पैसे क्यों चाहिए थे, ठीक है। इन्होंने लिस्टिंग का मतलब ये है ना कि इन्होंने आईपीओ दिया और किसी से पैसे लिए। अब आईपीओ के ऊपर इनिशियल जो सर्ज आया तो वो तो आया, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक ने कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे जिन्होंने आईपीओ में किया था, उन्होंने शुरू में ही इसका यहाँ पे जूस निकाल लिया, और बेचने के बाद हो सकता है आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कंपनी के अपने ओनर्स ही यहाँ पे सेल करते हुए नजर आ जाए, ठीक है। उन्होंने निकाले, उन्होंने 20% शेयर अपने पास रखे, बाकी जो अवाम के पास थे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर करके यहाँ पे ये तमाम निकालती चली गई। ये शुरू के तो आईपीओ वाला टाइम था ना, ये वाला तो आईपीओ वाला टाइम था, लेकिन जो उसके बाद ये टाइम है, यहाँ पे लोगों ने निकाला भी, इंस्टीट्यूशंस ने निकाला, बाय किया, क्या किया, ये एक लेवल बन गया। अब यहाँ पे जो इसका देखें, यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स अगेन इस लेवल के ऊपर, ये 6.52 दैट इज द लेवल, खत्म बात, आपने जैसे निकल जाना है। एक्चुअली मेरी एवरेज रही है, हाँ, 6.5 यही है मेरी। अगर आप नहीं निकल पाए हैं इस लेवल के ऊपर, तो इसने ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आने का इसने एक गैप डाउन दे दिया। अब आप एक्सपेक्ट करो 5.8 5.9 इंशाल्लाह अगर इसने दिया तो ये यहाँ तक आपको, ये यहाँ से थोड़ा सा इसका जो स्टॉक है वो थोड़ा सा दिख रहा है कि शायद यहाँ से अब हल्का सा ऊपर जाना शुरू करे। ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है स्टॉक, तो हो सकता है ये आपको जो थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन इस लेवल 5.89 और इसके ऊपर आके फिर रेजिस्ट कर सकता है। आप इस लेवल के ऊपर इसको निकाल दीजिए, और उसके बाद इसके अंदर जो है एंट्री तब लीजिएगा जब ये इस लेवल से 7 का 6.95 और 6.957 का लेवल ये क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, यहाँ पे एंट्री लें, फिर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे इसमें, ठीक है। ये उसके स्टॉक होता है जो लॉन्ग टर्म में देखें जाए। थैंक यू। मुझे इसमें एक चीज, सॉरी एहसन भाई, एक सिर्फ चीज, तो इसमें स्टॉक में क्या प्रॉब्लम हुई है बेसिकली कि इनकी प्राइवेट डील्स बहुत ज्यादा हुई हैं। इन्होंने प्राइवेट डील जब आपको फंडामेंटली देखना पड़ेगा, हाँ जी, जो इसकी प्राइस जो है ना वो 7.3 पे समथिंग थी, तो इसमें प्राइवेट डील्स में जो है ना उन्होंने 7 रियाल पे जो है वो प्राइवेट डील्स की हैं और ठीक ठाक वैल्यू मतलब वॉल्यूम निकाला है उसका। तो हो सकता है, मतलब आप क्या समझते हैं कि उन चीजों का इफेक्ट भी हो सकता है प्राइवेट डील्स वगैरह की वजह से भी? रियल एस्टेट जो है ना, आपको थोड़ा सा मार्केट को समझना भी होता है। रियल एस्टेट जितना है ना अभी सऊदीया के अंदर, चाहे कोई भी रियल एस्टेट का बिजनेस है, 2030 तक आपका जो इनका 2030 का विजन है, उसके बाद 2030 से लेकर 2034 तक जब इनका वर्ल्ड कप आएगा फुटबॉल का, उस जमाने में रियल एस्टेट ने बूम करना ही करना है, ठीक है। ये एक लेमैन के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस में की बेस पे मेरा ये सोच है। तो 2028 2029 तक अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो उस वक्त का टाइम होगा कि आप जो है रियल एस्टेट के अंदर दोबारा से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कहीं जाएगी नहीं। अभी आप अगर इसको आप अभी फिलहाल देखें, अभी तो लोअर लो बना रहे हैं ना, अब इस लेवल को बना लें। अभी आपके पास पड़ा हुआ है आपके पास वो फ्री मनी है 5.1 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाइए,
ठीक है, 5.1 को क्रॉस करेगा फौरन निकल जाए इसमें से, यार ठीक है अभी दोबारा देखेंगे। अगर 5.1 क्रॉस नहीं कर रहा, 5.1 तक बैठे हुए या आपका एक लेवल आता है यहाँ पे किसी 5.89 का, वहां पे निकल जाए। ठीक है यार, अब ये मनी हम दोबारा यूज कर लेंगे, किसी और चीज में यूज कर लेंगे, क्योंकि पैसा निकालेंगे तो किसी चीज में डालेंगे ना। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म छोड़ दें इसको, 5 लाख मैंने लगाया हुआ है इसमें और वो 5 लाख इसमें पड़ा रहे, तो वो 5 लाख मुझे हो सकता है कहीं से 1-1.5 लाख बना के दे देता बनस्बत इसके कि मैं 3 साल इसका इंतजार करूं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बाकी भाई भी हैं, उनके लिए टाइम दिया। देखिए थैंक यू। अगेन फिर बात ये भी आ जाती है ना, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको डाइवर्सिफाई करना है, एक ही कंपनी में जो है ना पैसे लगा कर ना रखें। मतलब बार बार यही बताया जाता है कि डाइवर्सिफाई करें अपने आप को, और खाली स्टॉक नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, सुकूक भी हैं और दूसरे डेरिवेटिव्स भी हैं, तो आप ना डाइवर्सिफाई करना जरूरी है अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है। ठीक है, मेरे पास जो है पहले स्क्रीनशॉट था मौजूद, तो तौसीफ साहब थे एज पर द क्यू। अगर तौसीफ साहब कुछ पूछना चाहें, वरना फिर नेक्स्ट अब्दुल मुत्तलिब साहब है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम जी सर। सर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के मुतालिक बेसिकली थोड़ा सा आपकी टेक्निक पूछना चाह रहा था। आपने बताया बेसिकली कि टेक्निकल पे आपने डेली या वीकली या इवन लोअर टाइम फ्रेम से भी स्टॉक्स को देखना होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम खासतौर पे जिस तरह आजकल मार्केट की कंडीशन है कि डेली अप एंड डाउन जो है वो चल रही है, तो उसमें बेहतर तो ये है कि बंदा इंट्राडे ही करे और उसमें डेली पे एग्जिट कर जाए। तो उसमें किस टाइम फ्रेम्स को बेसिकली ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए या कहाँ तक जाके देखना चाहिए? एक एचडीएफ का स्टॉक है 4031 का, ठीक है। आज इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी 48.9 के ऊपर, ये एक क्लोज किया था। कल का अगर आप इसका ये देखेंगे चार्ट, तो यहाँ पे ये तमाम स्टॉक कल जो है जब ये वो हुई थी, तो ये तमाम के तमाम बाहर निकल गए थे बोलिंजर बैंड से। अब इसने इधर आना था, ये इसका मिड बोलिंजर बैंड यहाँ तक, ये इसकी रेंज बनती है 49.9 की ना, 49 पॉइंट उसके बोलिंजर बैंड यहाँ तक आ रहा है 49.8 के करीब, तो ये इसकी एक रेंज बनती है। ये इसकी एक हाई बना है इसका आज का 49.5 का, आप देख रहे हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन ये थी 49.8 के करीब, 49 उसमें, लेकिन इसने 49.5 का एक हाई बनाया। अच्छा, क्योंकि तासी की मार्केट और ये तमाम मार्केट जो होती है ना, ये 15 मिनट डिले हो रही होती है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे अगर आ जाते हो 1 आवर की कैंडल के अंदर, तो ये एक आपको 1 आवर का चार्ट मिलता है। ये आज की पहली कैंडल थी, ठीक है। ये इसने यहाँ पे आज की पहली कैंडल बनाई थी, सुबह 10 बजे की कैंडल है ये, ठीक है। ये 1 घंटे की कैंडल है। इसने सुबह 1 घंटे की कैंडल के अंदर अपना यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी इसकी आवरली के ऊपर, यहाँ से अब जब इसने नेक्स्ट जो कैंडल बनाई वो यहाँ पे डाउन आना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे इसकी गैप अप बनी 49 उसके ऊपर। यहाँ पे जब ये नीचे आना शुरू हुई, तो यहीं पे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बना रहा है, ठीक है। ये हमारी कल की लास्ट आवर की कैंडल थी 47.2 की, यहाँ पे ये 7 तारीख की तकरीबन 1-1:30 बजे तक की कैंडल, 1 बजे की। अब ये 47.2 का लेवल था, जहां पे मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको एक एंट्री बनती है, क्योंकि ये एक लेवल बन रहा था, ये एक लेवल देख रहे हैं, ये आवरली के ऊपर बात हो रही है। इन्हीं कैंडल्स को अगर आप यहाँ से 15 मिनट की कैंडल भी यूज करेंगे ना, तो आपको और थोड़ा सा एक लेवल बनता हुआ नजर आएगा। देख रहे हैं, ये पूरे 15 मिनट का चार्ट, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुई, यहाँ से ये इसने थोड़ा सा ऊपर आना शुरू किया, ये एक लेवल बन गया यहाँ पे। अब इसमें आप ये फिलहाल बंद कर दे बोलिंजर बैंड को, क्योंकि बोलिंजर बैंड वहाँ पे आपको फौरन आइडिया दे रहा है कि ये बाहर आ गया। यहाँ पे एक एंट्री बहुत अच्छी बनी 43 के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे लोअर बैंड के ऊपर भी अपनी एंट्री देख रहा था कि यार ये लोअर बैंड के ऊपर यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, जहाँ पे मैंने कहा था कि 47.2 का लेवल है ये वाला, 46 पॉइंट उसके ऊपर जब इसने क्रॉस किया यहाँ पे, ये 46.5 और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने कहा था कि ये एक लेवल बन रहा है 47.2 का। ये जो इनिशियल आप देखें यहाँ पे स्टार्ट हुई थी कैंडल, यहाँ पे मैंने कहा था ये कि 47.2 के ऊपर इसमें एंट्री ली जाए और ये इसका टारगेट रखा जाए 48.6 या 49 के करीब, ठीक है। इसने आज यहाँ 47.2 के ऊपर यहाँ पे ऊपर गया, यही मेरा स्टॉप लॉस था 47.2, 47 स्टॉप लॉस, 46.65 ये रखा था मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये 46.65 जो मैंने बोला था। और यहाँ से, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल आपको अपने दिमाग में सोचनी पड़ेगी, जिस वक्त मार्केट प्राइस मूव कर रही होगी ना, तो आपको पहले, अब यहाँ पे आपको मेरा यहाँ पे अंदाजा था ये जो है
47 का लेवल इसने ब्रेक किया था, हाँ ये वाला, यहाँ पे ये मेरी एक लेवल बना हुआ था उसी वक्त जिस वक्त मैं मार्केट में बैठा हुआ था, ये एक लेवल था 47 का। यहाँ पे जो मैंने मार्केट में प्राइस देखी वो उस वक्त यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे घूम रही थी 47.3 के ऊपर। तो मैंने कहा यार चलो ये यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, 47.2 के ऊपर एंट्री रिस्क लेते हैं। रिस्क लेने के ऊपर यहीं पे इसी की बहुत जल्दी से इसकी 46.65 के करीब इसकी स्टॉप लॉस रखते हैं। इसी कैंडल का जो लो है, आप देखें इस कैंडल का लो 46.7 है, मैंने कहा 46.65 का स्टॉप लॉस रखते हैं और निकल जाते हैं। इसने यहाँ से ये ऊपर जाके आज जाके अपनी टारगेट अचीव करवाया हमें 49 का और हम बाहर हो गए। ठीक है, अब कल ये देखें, ये एक 15 मिनट के ऊपर आप इसको, क्योंकि जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम उतनी वीक एनालिसिस, जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम उतनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। जो स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम पे जो शो हो रहा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके ऊपर वीक के बाद। अभी यहाँ पे आके देखें इस लेवल के ऊपर, ये एक लेवल बना हुआ है, इस लेवल पे आज ये क्लोजिंग देके गया है 47.75 के ऊपर। अब ये एक लेवल बना हुआ है इसका 47.75, हो सकता है कल ये यहाँ तक 47 तक दोबारा नीचे आए। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये दोबारा नीचे की तरफ सफर शुरू करेगा। नहीं ब्रेक करता 47 का लेवल तो ये यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा एटलीस्ट 48.4, 48.2 या 48.3 के लेवल तक। तो 47 पे एंट्री लेके 48.3 कल की आप इसकी डे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी से आप ये देखो वॉल्यूम अच्छा है यहाँ पे, तो आप ये इसको प्लान कर सकते हैं। कल 47 पे एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस यही रखिए 46.65, लेकिन स्टॉप लॉस के ऊपर मूव करना सीखिए कि भाई बाहर निकल जाइएगा। ठीक है, वेट मत कीजिएगा, अगेन दोबारा 47 पे आएगा फिर दोबारा एंट्री लेके वेट करें 48 तक ये आपको एग्जिट दे दे, 48.5, 48 पॉइंट समथिंग तक अगर मूव दे दे तो अच्छा होगा। अब्दुल मुतल्लिब साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अब्दुल मुतल्लिब साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द ग्रुप मेंबर्स यानी, और थैंक यू ऑल द एक्सपर्ट्स एंड मेंटर्स हियर। मैं बहुत सी सारा सीखता हूँ और देखता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी लर्निंग है मेरे लिए। मेरे जो सवाल है यहाँ पर, मेरे पास मेजर स्टॉक्स जो है ELM और अरामको में है ऑलमोस्ट 50%। मेरा एवरेज ELM का ऑलमोस्ट 1040 है। तो आप लोग क्या एडवाइस करेंगे, इसको होल्ड करें या एग्जिट करें, री एंट्री करें, बेटर रहेगा? आई कैन होल्ड फॉर 3 months यानी। देखिए इल्म एक अच्छा स्टॉक है और इल्म की आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है ना इसकी, क्योंकि ये PIF का स्टॉक है। डेफिनेट सी बात है, जो अभी ऑयल प्राइसेस गिरी हैं और तमाम चीज़ें हुई हैं ना, उसकी वजह से जैसे PIF ने थोड़े से पैसे निकाले हुए हैं, तमाम प्रोजेक्ट अपने ऑन होल्ड किए हैं। जो मेरे दोस्त वगैरह कुछ PIF में काम करें उनसे मुझे पता लगता है। अच्छा, ये डेली के चार्ट फ्रेम के ऊपर, अच्छा इल्म बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है ना, आप इसके 200 शेयर लेते हो, 20-25 रियाल का मूव आता है तो आपको इसके अंदर जो है ना तकरीबन 4000 का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन 200 शेयर लेने का मतलब भी ये है ना कि आप इसके अंदर अब एक अच्छी हैंडसम अमाउंट डाल रहे हो, तकरीबन 2 लाख के करीब ना। तो यहाँ पे इसने एक अपना एज प्री स्टॉक डेट इसने अपना एक बोलिंजर बैंड को ब्रेक करके बाहर आ गया। अब इसने यहाँ से एंटर लेना था। कल जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री ली है ना 830, 850 के ऊपर, 850 का लेवल इसका बन रहा था एक 15 मिनट से आप जाके उसको भी देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे ये बाहर निकला हुआ, यहाँ पे इसने एग्जिट किया, यहाँ पे ये एंटर हुआ है 850 लेवल के ऊपर, 859 के लेवल पे। तो मिड बोलिंजर बैंड इसका टारगेट था, यहाँ से ये 859 से यहाँ तक इसने मिड बोलिंजर बैंड 895 ये टारगेट अपना अचीव कर लिया था वेरी सून। ठीक है, 895 तक। तो ये इस तरह अगर आप डेली के ऊपर देखोगे ना, तो डेली के ऊपर 15 मिनट की कैंडल देखो, नेक्स्ट कैंडल आपको अपने दिमाग में बनानी है, क्योंकि ये डिले होता है 15 मिनट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिले शो कर रहा होता है, मार्केट डिलेड बाय 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोलिंजर बैंड से बाहर कोई चीज इस तरह की निकलती हुई आपको नजर आ जाए ना, तो आप ब्लाइंडली उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ब्लाइंडली उसमें एंट्री लें 15 मिनट की कैंडल के अंदर, और यहाँ तक मिड बोलिंजर बैंड आपका टारगेट रखें। लेकिन अगर बैंड बहुत ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस तरह डायरेक्ट यूं नीचे आ रहा है, तो उसमें मत एंट्री ले लीजिएगा, वरना वो बोलिंजर बैंड ही उस तक करीब आ जाएगा और आपको जो है ना चांस नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। लेकिन जिस तरह ये स्ट्रेट है, ऊपर जा रहा है और बोलिंजर बैंड से बाहर कोई स्टॉक आपको मिल रहा है, तो बहुत आराम से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसके ऊपर वर्किंग इसलिए मैं खुद इल्म के अंदर जो है ना ट्रेड नहीं करता, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक बिलावजह मैं इसमें इतना पैसा नहीं लगाता। अच्छा, अब यहाँ से इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया है ये डेली के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये इसकी ट्रेंड लाइन की एक अभी रीसेंट ट्रेंड लाइन की एक वो बन रही है, तो हो सकता है कि इस लेवल को रीटेस्ट करे
जो कि आज एक छोटा सा लेवल है। इसको इससे ये देखें, ये एक छोटा सा लेवल बन रहा है डॉक्टर ये साहब लेवल। कोई आपकी स्पेसिफिक सेटिंग है बुलिंजर बैंड की? असल में मेरी नहीं, रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर है तो वो इसमें शो कर दे रिकॉर्डिंग में। स्टैंडर्ड डेविएशन की रेगुलर जो सेटिंग है 2% डेविएशन होती है, वही होती है एसडी की। अगर स्क्रीन शेयर कर दें उसके अंदर के जो आपने बुलिंजर बैंड सेटिंग की हुई है, 15 मिनट कैंडल के ऊपर देख रहे हैं ना हम लोग। हाँ, ये 15 मिनट पे आप देखें या उसके ऊपर देखें, ये बोलिंजर बैंड की सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे ये सेटिंग है लाइन ये तो खैर मेरे पास जो लगा हुआ है 4 EMA प्लस बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, एक मेरे पास वो भी लगा हुआ है नॉर्मल बोलिंजर बैंड, ये रहा। जिसके ऊपर आप रेकमेंड कर रहे थे अगर बॉलिंजर बैंड से लोअर उससे निकले तो आप ले सकते हैं ट्रेड। ये नॉर्मल वाली सेटिंग, ये बोलिंजर बैंड 20 लेंथ 20 होती है, 20 डे EMA होता है। स्मूथ मूविंग एवरेज करें या EMA कर लें आपको, और क्लोज के ऊपर रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रखिए और सेट, दैट्स इट, खलास। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, सही। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो बस जैसे जैसे बाहर आएगी आप इसमें से EMA रखते हुए बाहर एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो डेली की होती है। अच्छा, और लॉन्ग टर्म के लिए आज से इसका व्यू यही है कि डेली के ऊपर आप देख लें इसको। डेली के अंदर इसने यहाँ पे ये अपना स्विंग लो बनाया था, बोलिंजर अपना फिबोनाची लेवल यहाँ पे इसका बन रहा था। फिबोनाची में इसने ये तमाम ब्रेक करता हुआ अपने एक अब बिल्कुल बेस के ऊपर पहुंच चुका है ये, ठीक है। अच्छा, फिबोनाची में ये होता है कि जो है ना रीसेंट के ऊपर, रीसेंट स्विंग के ऊपर मैं लगाता हूँ। अब ये यहाँ से अपना ब्रेक करता है, डाउ थ्योरी के लिहाज से ये इसका बन रहा था ना, ये हाई हायर लो, हायर हाई बनाया यहाँ पे इसने, फिर ये हायर लो। अब ये इसने ब्रेक कर दिया। अब ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया जो कि इसने रीटेस्ट भी कर लिया। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इस लेवल को देखें तो ये एक लेवल इसका बन गया था, ये लेवल बन गया था यहाँ तक। ये लेवल इसने ब्रेक किया, ये लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो को यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक आके इसको एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना के फिर अगर ब्रेक करता उसमें, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक कर दिया, अगेन वही वाली बात कि एक इंक्लाइनिंग लाइन थी और उसको ब्रेक किया तो बहुत स्ट्रांग मूव देगा। ये देखें, इंक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, फिर वापस आ गया, फिर वापस आने के बाद इसने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर वापस आया, फिर अब इसने इसको टेस्ट किया। अब ये एक सपोर्ट बन रही थी, ये इसने ब्रेक करके यहाँ पे ये थोड़ी सी सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से, लेकिन अभी भी क्लोजिंग अच्छी दी है इसने। ऑन वीकली बेसिस भी मुझे लगता है क्लोजिंग उसी से ऊपर दी है। ये एक लेवल है, ये एक लेवल था इसका, देखें वीकली बेसिस के ऊपर इसने क्लोजिंग ऊपर दी है। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 880। अगर 880 इसे नीचे आता है तो फिर ये यहाँ तक भी कहीं तक आएगा, 788 तक और उस तक। अदरवाइज अब जो इसकी फर्स्ट इनिशियल रेजिस्टेंस है वो लेवल ही आपका 1008 का है, ठीक है। तो अभी फिलहाल डेली बेसिस के ऊपर ये ट्रेंड लाइन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये यहाँ तक टच करेगा डेली बेसिस के ऊपर। 959.2 960 तक ये टच करेगा। इफ इट ब्रेक्स अबव देन ओके, अदरवाइज 959 के ऊपर मेरा एक्शन ये होता है कि मैं जिस तरह का ट्रेडर हूँ मैं यहाँ पे बाहर निकल जाऊंगा, चाहे जो मेरा लॉस हो प्रॉफिट हो, मैं यहाँ पे बाहर निकलूंगा। फिर मैं वेट करूंगा इस लेवल का ब्रेक होने के लिए कि 994 का ब्रेक करे, फिर मैं एंट्री की सोचूंगा। 959 पे एग्जिट कीजिए, देन वेट फॉर आइदर 994 का लेवल ब्रेक होके सस्टेन करने का, वरना फिर ये नीचे आएगा अपनी दोबारा सपोर्ट पे 880 के करीब, वहां पे फिर एंट्री का सोचेंगे। फिर ये क्योंकि अब वेव की तरह मूव करेगा ना स्टॉक, तो यहाँ से ये अब ऊपर जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे टच करे, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे टच करे, फिर यहाँ पे चला जाए, या फिर यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ से ये स्टॉक जो है इसको ब्रेक टच किया, ब्रेक करेगा, ऊपर जाके फिर वापस रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से दोबारा अपना ऊपर का रास्ता शुरू कर देगा, ठीक है जी। मेरे ख्याल में ऐसा भाई अब बंद करते हैं, 11 बज गए। सही। थैंक यू। चलें, ठीक है। बहुत माजरत अयूब राव साहब, अब्दुल रहीम साहब, इंशाल्लाह अगर कल हुआ ना, अकोमोडेट नहीं कर पाए, कल कर लेंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। जी बिल्कुल। जी कोई मसला नहीं। जस्ट एक अगर 30 सेकंड में सिर्फ एक चीज अगर आप बता सकें सर, ये जो कहते हैं प्राइस सस्टेन करे, सस्टेन से मुराद क्या होती है बोला?
यार सचिन से बात ये होती है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं वो देख सकते हैं। अब अगर आप डेली ट्रेडर हैं तो डेली ट्रेडर के अंदर 15 मिनट की कैंडल देखी जाती है, डे टाइम के अंदर डे ट्रेडिंग के अंदर 15 मिनट की कैंडल देखी जा रही है। अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट की किसी प्राइस के ऊपर तो वो डे के हिसाब से सस्टेन कर गई है, ठीक है। और अगर आप यानी स्विंग ट्रेडर हैं तो आज की क्लोजिंग देखें कि आज ये पूरे डे की कैंडल आज जो प्राइस मेरा लेवल था उससे ऊपर क्लोज कर गई है तो इट स्टार्टेड सस्टेनिंग। नेक्स्ट डे कैंडल उससे ऊपर रह रही है जो आपका लेवल है तो इट इज सस्टेनिंग दैट लेवल। अगर नेक्स्ट डे उससे नीचे आ जाती है तो इट डिड नॉट सस्टेन। या उस स्विंग ट्रेड का मतलब ये होता है 2-3 दिन ना, तो 2-3 दिन के अंदर भी प्राइस ऊपर से नीचे आ जाती है जो आपने अपना लेवल बनाया हुआ था तो आप एंटर तो अपने लेवल पे हुए हो ना और प्राइस आपकी परचेज के ऊपर क्लोज हो गई। नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद वो आपकी परचेज के करीब आ रही है तो आपने अपनी परचेज से नीचे नहीं जाने देना उसको और एग्जिट कर जाना है एंड देन अगेन ऑब्जर्व करना है उसको ना। तो ये मेरा हमेशा से लोगों को होता है। तो दिस इज सस्टेन। सही है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज Thank की you very much. अटेंडेंस Thank you everyone. बहुत अच्छी थी और आखिरी वक्त तक जो है ना लोग जो है साथ ही रहे। जज़ाकल्लाह। बहुत Thank बहुत you, शुक्रिया हसन जज़ाकल्लाह भाई खैर। आपके यार। आप लोग बस दुआ में याद रखें, अल्लाह करे, क्योंकि मुझे पता है ये लोग बहुत पैनिक किए हुए हैं और ये जब तक बुक नहीं करेंगे अपने पैसे को दोबारा नहीं हाथ में लेके आएंगे ना तब तक दोबारा उससे अर्न करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। नहीं बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस शेक हो गया है काफी लोगों का जो स्पेशली नए लोग हैं और ट्रेडिंग को नहीं जानते मगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपना सेविंग इन्वेस्ट कर दिया तो उनके लिए बड़ा हमने भी लॉस बुक किया है। हम ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें प्रॉफिट ही होता है भाई, हमने भी किया है लॉस लेकिन बुक करके अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ रिकवर कर लिया अच्छा। तो इसलिए हमें वो होता नहीं है, इफेक्ट नहीं आ रहा अल्लाह का मगर शुक्र है। सर आप 2019 है ना, अब कोई अगर नया बंदा आया है और सेविंग डाल रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही शौक है और ऐसे ही होता है कि फिर वो एक ट्रेंड होता है कि लोग आते हैं और फिर जब इस तरह की क्राइसिस आते हैं तो सब वाइप आउट हो जाते हैं। गाली देते हुए कि जो ना यार ऐसा होता नहीं है, टेक्निकल नहीं चलते और ये तो सब बाहर निकल जुआ जाते है, हैं। ये जुआ है और इससे कोई कमाई नहीं है। चले जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। ओके ओके सर, थैंक यू बाकी वेरी आप मच। लोग आखिरी तक रहे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीवन हु Thank हैव you, Hasan जॉइंड। bhai. थैंक Thank you, यू। Baram. थैंक यू हाँ। सलमान, Thank थैंक you. यू हसन भाई और थैंक यू डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू।